गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं भरत रुनीवाल एजू एंटरटेन से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रिकॉल सीरीज रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीबीपी, राइट। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रॉफिट। यानी यहाँ पर मैं आपको बोल देता हूँ 1.5 से 2 घंटे आप मान के चलिए यहाँ पर लगेगा, राइट। और जैसे ये चैप्टर हो जाए इमीडिएट इस चैप्टर को यहाँ जो दिए गए लिंक है वहां से डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद इमीडिएट जो भी आपके पास एग्जाम से क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लो, मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कॉन्फिडेंस मस्त हो जाएगा। मतलब मैं बोलता हूँ साथ साथ इसे कंप्लीट करते चलो, राइट। और डीटी में अगर आपने एक बार अच्छे से अगर आपने ये नोट्स देख लिया ना, मैं आपको वादा करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। चलो शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, राइट। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर बोलूंगा कि सेक्शन 28 टू 44 डीबी, राइट। पीजीबीपी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सेक्शन 28 से 44 डीबी। सेक्शन 28 अब यहाँ पर बिजनेस की हमें देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि बिजनेस के अंदर क्या चीज निकालते हैं हम, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकालते हैं, राइट। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी की बिजनेस से कितनी इनकम हुई, किस तरीके से निकाली जाएगी बिजनेस की इनकम। सर बिजनेस की जो भी सेल्स है, बिजनेस की जो भी इनकम है, उसमें से क्या कर दो सर, बिजनेस के खर्चे लेस कर दो, उसके बाद जो आएगा दैट विल बी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, करेक्ट, यस। तो यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूं कि सेक्शन 28 सेक्शन 28 और 41 के अकॉर्डिंग आप क्या करो, इनकम कंप्यूट कर लो, उसमें से लेस कर दो सेक्शन 30 से 37 के खर्चे, राइट। ये खर्चे लेस कर दो और ये खर्चों पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, विथ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 42 43 बी, ठीक है ना। ये तीन रेस्ट्रिक्शंस को आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर सेक्शन 40 40A और 43 बी मेजर, ये तीन रेस्ट्रिक्शंस अगर आपने अच्छे से ध्यान रख लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहाँ पर ये आ गई है इनकम, सेक्शन 28 और 41 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, और सेक्शन 30 से 37 के अंदर बताया गया है खर्चों को कि कौन कौन से खर्चे आपको अलाउड होंगे। और ये खर्चे तभी अलाउड होंगे जब आपने सेक्शन 42 43 बी की रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया है। अगर आप ये रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करते हो तो ये खर्चे आपको अलाउड नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंसेस, उसके बाद जो आएगा दैट विल बी योर पीजीबीपी का इनकम, और ये पीजीबीपी का इनकम आपका टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। यस सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या बोलता है कि अगर मान लो कोई भी बिजनेस, कौन कौन सी इनकम है जो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। यहां पर ये बोलता है कि बिजनेस या प्रोफेशन की अगर कोई भी इनकम है, बिजनेस की कोई इनकम है, प्रोफेशन की कोई इनकम है, राइट। प्रोफेशन इट इंक्लूड्स वोकेशन, वोकेशन मतलब आपको डांस अच्छा आता है, म्यूजिक अच्छा आता है, राइट, सिंगिंग अच्छी आती है, उसकी एकेडमी करके आपने काम शुरू कर दिया, राइट, दिस इज वोकेशन। सो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोफेशन, राइट। तो बिजनेस और प्रोफेशन की जो भी इनकम है, यस, वो आपकी यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी। फिर अगर आपको कोई भी कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ हो या कोई नॉन कम्पीट फीस अगर आपको रिसीव्ड हुई हो, बस वो भी आपकी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। अगर आपको कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ है या नॉन कम्पीट फीस रिसीव्ड हुई है टू नॉट कैरिंग, फॉर नॉट कैरिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी, राइट, यस, वो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरीके से नॉट शेयरिंग एनी कॉपीराइट, पेटेंट एटसेट्रा, राइट, इसके लिए अगर आपको कोई पैसा रिसीव्ड हुआ है तो यस, वो भी आपके यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। और चेंज इन टर्म्स और मॉडिफिकेशन इन अग्रीमेंट, चेंज इन टर्म ऑफ अग्रीमेंट या मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ अग्रीमेंट, इसके कारण अगर आपको कोई भी पैसा मिला हो तो यस, वो भी आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। बिजनेस के कारण अगर आपको कोई भी गिफ्ट या परक्यूजिट्स मिलती है तो यस, वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर आपको कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं, आप अपना गुड्स एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट के कारण गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देता है, ड्यूटी ड्रॉबैक देता है, कैश असिस्टेंस देता है, राइट। और सेल ऑफ डीएफआरसी और डीईपीएस, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट और ड्यूटी फ्री ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम, अगर इनको सेल करने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होता है, यस, वो आपका पीजीबीपी इनकम की इनकम, पीजीबीपी हेड में इनकम माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने अपने एम्प्लॉयज में की मैन इंश्योरेंस अगर कराया है, किसी की पर्सन के लिए अगर आपने इंश्योरेंस कराया है, की मैन इंश्योरेंस हर किसी एम्प्लॉय का नहीं होता है, फॉर द की पर्सन होता है, राइट, ताकि अगर उसको कोई भी कैजुअलिटी हो तो बिजनेस को लॉस ना हो। अगर की मैन इंश्योरेंस आपने कराया है और उसके कारण अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव होती है ऑन मैच्योरिटी या ऑन कैजुअलिटी, तो यस, बिजनेस को अगर रिसीव होती है तो बिजनेस के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर जिस की मैन के लिए आपने इंश्योरेंस कराया, अगर उसको वो रिसीव होती है ऑन मैच्योरिटी तो उसकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। मान लो किसी थर्ड पर्सन को रिसीव होती है तो आईएफआरएस हेड में टैक्सेबल होगी, बट बिजनेस को अगर रिसीव होती है तो यस, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। इसी तरीके से अगर आप अपने स्टॉक को, आपका बिजनेस का स्टॉक है,
अगर आप अपने स्टॉक को क्या करते हो, अपने पर्सनल एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करते हो या बिजनेस के एसेट्स के रूप में कन्वर्ट करते हो, तो यस वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन, अगर मान लो ये जो एसोसिएशन है अगर कोई भी स्पेसिफिक सर्विसेज मेंबर को प्रोवाइड कराती है और उससे अगर कोई अमाउंट रिसीव होती है तो यस वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इसी तरीके से पार्टनर्स को कोई रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा व्हाटएवर कुछ भी जो दिया जाता है, राइट, तो पार्टनर को ये अमाउंट अगर रिसीव हो रही है वो पार्टनर के लिए पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। जब हम सेक्शन 50B देखेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि किस अकॉर्डिंग फर्म को अलाउड होगा, ठीक है ना, क्या लिमिट है, तब तक वहां तक आपको अलाउड होगा और उसके बाद फर्म को अलाउड नहीं होगा। तो जो पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस या जो भी कुछ उन्होंने दिया है, राइट, अगर उस लिमिट के अकॉर्डिंग है तब तो वो फर्म को अलाउड हो जाएगा। अगर फर्म को अलाउड हो जाएगा मतलब फर्म के खर्चों के रूप में वो अलाउड हो गया है, तो पार्टनर्स के लिए जितना फर्म को अलाउड हुआ है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा उसके पीजीबीपी हेड में, ठीक है। फिर इसी तरीके से सेल प्रोसीड ऑफ द एसेट्स ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस, 3580 में हम देखेंगे स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई एसेट्स लेते हो तो 100% आपको डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपने स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई एसेट्स को यूज किया है और बाद में अगर आप उसे सेल करते हो तो जो भी सेल प्रोसीड है वो आपका सेक्शन 28 में टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। हमने क्या देख लिया, सेक्शन 28 के अंदर कौन कौन सी इनकम आ रही है। अभी सेक्शन 29 बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, किस तरीके से पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट किया जाएगा, राइट। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि जो भी 28 की इनकम है और 41 की इनकम है, 41 में हम देखेंगे डीम्ड इनकम, है ना, मेजर तो यहाँ पर 28 में ही कवर है, लेकिन 41 में हम देखेंगे डीम्ड इनकम। तो 28 की इनकम और 41 की इनकम में से 30 से 37 के खर्चे लेस कर दिए जाएंगे विद रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 40 to 43B, राइट। तो उसके बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी इनकम अंडर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी और ये टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। अब मेरा अगला जो क्वेश्चन आता है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या चाहिए। अब हम देखने वाले हैं खर्चे, 30 से 37 के खर्चे हम देखने वाले हैं, राइट। उन खर्चों को समझने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि बिजनेस को क्या चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो क्या बेसिक नीड है बिजनेस की, बताइए। आप बोलोगे सर अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना तो बेसिक नीड है सर इंफ्रा मतलब बिल्डिंग होनी चाहिए, बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर होनी चाहिए, तभी हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, राइट। सर प्लांट एंड मशीनरी तो मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायर्ड होती है, बाकी रिक्वायर्ड नहीं होती। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे को क्या जरूरत। आप ये सोच रहे होंगे, मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे क्या जरूरत है, मुझे बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए। ये जो आप एसी ले रहे हो ना, है ना, एसी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, टीवी ले रहे हो, राइट, दीज आर कवर्ड अंडर प्लांट एंड मशीनरी। जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पर मेजरली अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आपको ये तीनों चीजें कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए। इंफ्रा जरूरी है, इंफ्रा में क्या आ गया, बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर आ गया। तो सेक्शन 30 में बताया गया है कि आप अगर बिल्डिंग पे आपका क्या खर्चा होता है। अगर आपने बिल्डिंग ली है तो सोचो आपका बिल्डिंग पे क्या खर्चा होगा। सर अगर मैंने बिल्डिंग ली है ना तो अगर मान लो मेरी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो किराए पे किराया देना पड़ेगा, बिल्कुल, तो रेंट का खर्चा हो गया। बिल्डिंग का सर मुझे मेंटेनेंस करना पड़ेगा तो रिपेयरिंग का खर्चा हो गया। हेलो हेलो, माय वॉइस इज क्लियर, हेलो। आई थिंक लाउड ना हो तो थोड़ा सा मैं माइक ऊपर ले देता हूँ। हेलो, यस। तो बिल्डिंग पे आपका क्या क्या खर्चा होगा। बिल्डिंग पे सर हमारा क्या हो सकता है, बिल्डिंग पे सर अगर मैंने किराए पे लिया तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा। बिल्डिंग का रेगुलर मेंटेनेंस करना जरूरी है तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा आपका आ गया। बिल्डिंग का सर अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना है, राइट, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करना पड़ेगा, राइट। और चौथा आपका इंश्योरेंस, बिल्डिंग का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। तो जनरली ये एक बिल्डिंग के लिए रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो अगर आप ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स इंकर कर रहे हो फॉर द बिल्डिंग, रेंट का खर्चा हो गया, रिपेयर्स का खर्चा हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, तो वो सेक्शन 30 के अंदर आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे मैंने क्या करा, एक फ्लोर और बनाया, राइट, दिस इज द कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, राइट। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा तो उसका क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, राइट। इसी तरीके से फिर हम देखेंगे फर्नीचर, राइट, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। अब मुझे बताओ कि फर्नीचर अगर आप लेते हो और प्लांट एंड मशीनरी अगर आपके पास है तो इन पे क्या रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो सकता है। इनका भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो सकता है, इनका भी इंश्योरेंस हो सकता है, यस। तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का खर्चा किया है तो सेक्शन 31 के अंदर आपको अलाउड हो जाएगा। सेक्शन 30 में बिल्डिंग का अलाउड हो रहा था, सेक्शन 31 में फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा, राइट।
सर इस पे अगर मान लो मैं प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर रेंट पे भी तो ले सकता हूँ, उसका खर्चा भी तो आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बट सेक्शन 31 में ये मेंशन नहीं है। तो अगर रिपेयर्स और इंश्योरेंस के अलावा अगर कोई खर्चा है जो आपको लगता है रेवेन्यू नेचर का है, तो हम जहां देखेंगे सेक्शन 37 वहां पर वो अलाउड हो जाएगा, सेक्शन 31 में वो अलाउड नहीं होगा, राइट। चलो, अब आपको क्वेश्चन आता है सर ये तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, अगर मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया तो क्या होगा? जैसे आपने कहा सर मैंने बिल्डिंग का एक फ्लोर बना लिया, या सर मैंने फर्नीचर खरीद लिया, या सर मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, तो क्या इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा? बिल्कुल, कैपिटल नेचर का आपका एक्सपेंडिचर है वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट डेप्रीशिएशन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 32 के अंदर, राइट। तो डेप्रीशिएशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा सेक्शन 32 में, राइट। अब डेप्रीशिएशन का बेनिफिट आपको कब मिलेगा? डेप्रीशिएशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब वो असेट्स आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो। वहीं मैं अगर उस असेट्स को घर पे यूज करूंगा तो ताई को मिलेगा, डेप्रीशिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप उस असेट्स को बिजनेस में यूज कर रहे हो, यस आपको डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, आपकी ऑनरशिप होनी चाहिए उस असेट्स पर, ठीक है ना, आपकी ऑनरशिप होनी चाहिए फुल्ली और पार्टली, तो ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उस एसेट्स को पुट टू यूज कर लिया हो, मतलब रेडी टू यूज, राइट, तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज मैं और बोल देता हूँ, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट जैसे ही आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, चाहे आप बिल्डिंग पे किया हो, फर्नीचर पे किया हो, या प्लांट एंड मशीनरी पे किया हो, यस आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम देखेंगे कि कुछ सिचुएशंस में स्पेसिफिक, राइट, कुछ प्रोडक्शंस को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है तो वहां पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो जब हम डेप्रिसिएशन के बाद में मैं आपको बताऊंगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, राइट। चलो, तो अभी हम देखते हैं डेप्रिसिएशन। अभी हम आपको समझ आ गया होगा कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको कब मिलेगा। अगर आपने कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, यस आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 32, राइट। अब सर आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट मिल तो रहा है, लेकिन सर इसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, है ना। सर डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा? सो देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड एक्चुअली, फर्स्ट एसएलएम, सेकंड डब्ल्यूडीबी। जनरली एसएलएम का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही मिलता है, राइट। पावर जनरेटिंग, अगर आप पावर जनरेटिंग यूनिट्स है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एसएलएम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं या डब्ल्यूडीबी से, ठीक है ना। बाकी पावर जनरेटिंग यूनिट के अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपल्सरी उनको डब्ल्यूडीबी ही ऑप्ट करना पड़ेगा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है ना। एसएलएम मेथड सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेटिंग यूनिट को ऑप्शन है, वो चाहे तो डब्ल्यूडीबी में जा सकते हैं, और 99% ऑर्गेनाइजेशंस डब्ल्यूडीबी ही ऑप्ट करती है ताकि एक सिमिलरिटी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, ठीक है ना। बट पावर जनरेटिंग यूनिट्स के पास ऑप्शन है कि वो एसएलएम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एसएलएम में डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है? जिस तरह से हम हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं ना, कि मान लो 10 लाख रुपए की एसेट्स है, नंबर ऑफ लाइफ कितनी है 10 साल, तो हर साल लाख लाख रुपए का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। लेकिन डब्ल्यूडीबी में ना ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मतलब क्या? सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो ये जो मैंने बताया था ना, देयर आर 3 टाइप ऑफ एसेट्स। बिल्डिंग, नॉर्मली एसेट्स होती है टेंजिबल, इनटेंजिबल, ठीक है ना। टेंजिबल के अंदर देयर आर 3 टाइप ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो सेम टाइप ऑफ एसेट, मतलब फर्नीचर के अंदर जो एसेट्स आ रही है दीज आर द सेम टाइप ऑफ एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो एसेट्स आ रही है दीज आर द सेम टाइप ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग के अंदर जो एसेट्स आ रही है दीज आर द सेम टाइप ऑफ एसेट्स। तो सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। मैं बोलता हूं कि अगर मान लो प्लांट एंड मशीनरी में कोई एसेट्स आ रही है, उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर जो भी एसेट्स आ रही है जिनका 20% डेप्रिसिएशन रेट है, उनका एक अलग ब्लॉक बना दिया जाएगा। सो ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा इन केस ऑफ डब्ल्यूडीवी। चलो देखते हैं किस तरीके से और क्या क्या रेट्स होती है, राइट। यस, टेंजिबल और इनटेंजिबल्स, बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो बिल्डिंग इज मतलब सेपरेट पार्ट, फर्नीचर इज सेपरेट पार्ट एंड प्लांट एंड मशीनरी सेपरेट पार्ट। तो जो आप सेम टाइप ऑफ एसेट्स देखोगे ना, मान लो बिल्डिंग में 10% है, प्लांट एंड मशीनरी में भी 10% है, उनको मर्ज मत कर देना, एक मत बना देना कभी भी, बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स, राइट। फर्नीचर अलग है, प्लांट एंड मशीनरी अलग है एंड बिल्डिंग अलग है। बिल्डिंग के अंदर जो सेम टाइप ऑफ, सेम रेट ऑफ परसेंटेज की, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की एसेट्स है, उसका एक अलग ब्लॉक बना दिया जाएगा। तो बिल्डिंग में अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उस पर जो डेप्रिसिएशन की रेट होगी 5%,
राइट। अगर अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 10% और टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो 40%। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा सर रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब बिजनेस में सर कहाँ रेजिडेंशियल की जरूरत पड़ती है। आप देखोगे कुछ बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है वो क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की कन्वीनियंसी के लिए एक बड़ी टाउनशिप बना देती है या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्रोवाइड करा देती है या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीद लेती है, राइट। तो उस केस में एम्प्लॉयज़ के लिए मतलब ये जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट यूज आ रहा है किसके लिए, बिजनेस के यूज आ रहा है, तो उसे हम रेजिडेंशियल यूनिट में कंसिडर करेंगे। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5% हो जाएगा, अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 10% हो जाएगा। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, अगर नॉर्मली टेम्परेरी स्ट्रक्चर का यूज आता है जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है तो एम्प्लॉय के लिए क्या होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जैसे ही काम कंप्लीट हुआ उसे डिमोलिश कर दिया जाता है। तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर के केस में आपको 40% का बेनिफिट मिल जाएगा। दीज आर द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के केस में क्या रेट है, 10% है, राइट। अब आता है प्लांट एंड मशीनरी। बाय डिफॉल्ट प्लांट एंड मशीनरी की जो रेट है वो है 15%, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रेट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मोटर कार अगर हायरिंग बिजनेस में यूज आ रही है, जैसे मान लो नीता ट्रेवल्स की अपने बसेस है, राइट। वो क्या करता है, नीता ट्रेवल्स को मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट थोड़ी लगा रखा है, तो बिजनेस बसें चलाता है, उसका हायरिंग बिजनेस है। अगर हायरिंग बिजनेस में आपकी गाड़ियां यूज आ रही है, मोटर कार यूज आ रही है, तो उस केस में 30% आपको बेनिफिट 30% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी। लेकिन अदर देन हायर, राइट, मान लो मेरी कोचिंग इंडस्ट्री है बट मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए बसेस लगा रखी है, राइट। मैं कोई इसका हायर बिजनेस का काम थोड़ी है मेरी तो कोचिंग इंडस्ट्री है बट एम्प्लॉय की कन्वीनियंस के लिए मैंने बसेस लगा रखी है, तो ये क्या हो गया, अदर देन हायर। मोटर कार अगर हायर बिजनेस में आ रही है तो 30% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, अदर देन हायर है तो 15% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में आपने कोई मोटर कार खरीदी है, 23 अगस्त 2019 को जन्माष्टमी हुआ करती थी, जन्माष्टमी श्री कृष्ण भगवान निर्मला सीतारमन के सपने में आए कि नहीं बेनिफिट दो, तो निर्मला सीतारमन ने जन्माष्टमी के दिन से 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने कोई भी मोटर कार खरीदी हो तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा 15% का बेनिफिट मिल जाएगा। लेट्स अज्यूम आपके पास हायर बिजनेस के लिए कोई मोटर कार आपने खरीदी है इस ड्यूरेशन में 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, तो वहां आपको 30% नहीं 45% का डेप्रिसिएशन बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए इसी तरीके से अदर देन हायर है तो वहां पर 15% नहीं 30% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। शिप के केस में 20% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, एयरक्राफ्ट के केस में 40% है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, कंप्यूटर एंड रिलेटेड एसेसरीज 40%, बुक्स 40%, विंड मिल्स इंस्टॉल्ड अगर बिफोर 1/4/2014 के पहले इंस्टॉल्ड हुई है तो 15% और 1/4/2014 के बाद में इंस्टॉल्ड होती है ऑन और आफ्टर 1/4/2014 तो 40%। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, ऑयल वेल्स 15%, राइट। और इनके अलावा बाय डिफॉल्ट जो जनरल रेट है दैट इज 15%, राइट। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी, ठीक है ना, क्लेम डेप्रिसिएशन का क्लेम करना जरूरी है। आप ये सोचो कि नहीं सर मेरे तो लॉस हो रहा है मैं डेप्रिसिएशन का क्लेम ना करूं, नहीं, जिस ईयर में आपका बिजनेस शुरू हो जाता है उस ईयर से डेप्रिसिएशन का क्लेम करना मैंडेटरी है। ओके, EXA BAX मोबाइल फोन विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंप्यूटर, मतलब अगर आपके पास मोबाइल फोन है EXA BAX है तो आप उसको कंप्यूटर की कैटेगरी में लेके 40% का बेनिफिट नहीं ले सकते, 15% की रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ही होगी। कंप्यूटर रिलेटेड एसेसरीज विल बी ट्रीटेड एज कंप्यूटर और आपको 40% का बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से प्लांट और मशीनरी मींस क्या होता है, देखो जो बिल्डिंग नहीं है, जो मैंने आपको बताया था, जो बिल्डिंग नहीं है, जो फर्नीचर नहीं है, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। मैंने आपको बोला था ना कि आप अगर CA फॉर्म है आपके पास तो AC तो लगाओगे, फ्रिज तो लगाओगे, राइट। तो दीज आर कवर्ड अंडर प्लांट एंड मशीनरी। जो फर्नीचर नहीं है, जो बिल्डिंग नहीं है, वो सभी क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी की एक बार डेफिनेशन देख लो, ऑल एसेट्स अदर देन बिल्डिंग एंड फर्नीचर excluding all assets other than building and furniture, ठीक है ना, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, टी बुशेस एंड लाइवस्टॉक मतलब जानवर, ठीक है। तो अब आता है कि किस तरीके से, आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, किस तरीके से ब्लॉक बनेगा। अब जब ब्लॉक बन गया, देखो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी में जो भी 15% वाली एसेट्स है उनका एक अलग ब्लॉक बनेगा, 30% वाली एसेट्स है उनका एक अलग ब्लॉक बनेगा, फर्नीचर में 10% वाली का अलग ब्लॉक बनेगा। इसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर जो रेजिडेंशियल 5% वाली है उनका अलग ब्लॉक बनेगा, 10% वाली एसेट्स का अलग ब्लॉक बनेगा और 40% वाली एसेट्स का अलग ब्लॉक बनेगा। ऐसे मत करना कि बिल्डिंग का 40% और प्लांट एंड मशीनरी का 40% का एक ब्लॉक बना दिया जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। अब जब आपका ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट आ जाता है तो अब किस तरीके से डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा देखते हैं, राइट। सबसे पहले ब्लॉक ऑफ एसेट्स में क्या होता है, जो भी सेम टाइप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, उनको क्या कर लो आप कंबाइन कर दो, उनका ओपनिंग WDV आपको यहाँ पर लिया जाएगा और नंबर ऑफ एसेट्स कंसीडर्ड की जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एसेट्स और अमाउंट, ठीक है।
अब उस ब्लॉक के अंदर मान लो 15% का ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर आपने कोई एसेट्स परचेज की है, उस ब्लॉक के अंदर आपने कोई एसेट्स परचेज की है, तो यहां पर अगर आपने एसेट्स परचेज की है तो आपको यहां देखना पड़ेगा कि क्या आपने वो एसेट्स पुट टू यूज कर ली या नहीं करी। अगर आपने उस एसेट्स को पुट टू यूज नहीं करा है तो उसे सेपरेट दिखाना पड़ेगा, एसेट्स परचेज बट नॉट पुट टू यूज। अगर आपने यूज कर ली, यस एसेट्स परचेज एंड पुट टू यूज, तो यहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज और मोर देन 180 डेज, क्योंकि अगर आपने पुट टू यूज किया है उस एसेट्स को लेस देन 180 डेज तो आपको हाफ रेट से बेनिफिट मिलेगा। ब्लॉक की क्या परसेंटेज, ब्लॉक का क्या रेट है 15%, लेकिन अगर आपने कोई एसेट्स परचेज करी है जो पुट टू यूज हुई है लेस देन 180 डेज तो उस केस में आपको हाफ रेट से मतलब 7.5% से डेप्रिसिएशन का फायदा मिलेगा। तो हमें वो एसेट्स को सेपरेट सेपरेट दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो गया कि ओपनिंग WDV प्लस एसेट्स परचेज नॉट पुट टू यूज सेपरेट दिखाया जाएगा, एसेट्स परचेज पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, एसेट्स परचेज मोर देन 180 डेज, तीनों को सेपरेट सेपरेट दिखाया जाएगा, राइट। यहां पर नंबर ऑफ एसेट्स और फिर जो भी अमाउंट है वो आपको यहां पर दिखानी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ओपनिंग प्लस परचेज। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई भी एसेट सेल की है या डिस्कार्ड की है या स्क्रैप की है तो उससे अगर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव्ड हुई है तो वो आपको यहाँ पर लेस करनी होगी, राइट। मनी पेबल इफ एसेट सोल्ड और डिस्कार्डेड, राइट, वो आपको यहाँ पर लेस करनी होगी, और जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल किया है वो आपको यहाँ पर लेस करनी होगी। इसी तरीके से मान लो स्लम सेल के अंदर अगर आपकी कोई एसेट सेल होती है, स्लम सेल के अंदर आपकी अगर कोई एसेट्स चली जाती है और वो इस ब्लॉक का हिस्सा थी तो आपको उस एसेट्स का इंडिविजुअल WDV कैलकुलेट करना होगा। उस एसेट्स को अज्यूम किया जाए कि वो एक ब्लॉक का पार्ट है, इंडिविजुअल ब्लॉक, इंडिविजुअल है वो और एक ब्लॉक का पार्ट है, और उसका क्या WDV होगा वो WDV कैलकुलेट किया जाएगा और वो WDV यहां पर लेस किया जाएगा। WDV of assets in case of slum sale. Compute WDV assuming that this is the only assets in the block, right? तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है, ओपनिंग WDV प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर। परचेज ड्यूरिंग द ईयर के अंदर हमने यहाँ पे 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया है, नॉट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, राइट। फिर अगर आपने कोई भी एसेट सेल की है, डिस्कार्ड की है और उससे आपको कोई भी स्क्रैप की है, उससे कोई भी अमाउंट आपको रिसीव हुई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, और अगर आपने स्लम सेल के अंदर उसे ट्रांसफर किया है तो आपको उसका WDV कैलकुलेट करना है, उसे इंडिविजुअल एसेट्स अज्यूम करते हुए, और वो अमाउंट यहाँ पर आपको लेस करनी है। उसके बाद जो अमाउंट आएगी दैट इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन, जिस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन अब इस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 15%, जो भी आपका ब्लॉक का रेट है ना उसके अकॉर्डिंग इस अमाउंट पर, राइट। तो WDV फॉर डेप्रिसिएशन इज द इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। अब यहां पर आप ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में ही कंप्यूट किया जाएगा। सो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा, अदरवाइज नहीं। पहला, यहां पर असेट्स होनी चाहिए, ब्लॉक में एटलीस्ट एक असेट्स तो होनी चाहिए। ऐसा ना हो ब्लॉक खत्म हो गया हो, ब्लॉक में एक भी असेट्स नहीं है, राइट। अगर ब्लॉक में एक भी असेट्स नहीं है तो इस पर डेप्रिसिएशन कंप्यूट नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा, ब्लॉक एग्जिस्ट, पहला ब्लॉक एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड WDV जो है, WDV ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ही डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा, अदरवाइज कैपिटल गेन के अंदर कंप्यूटेशन किया जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, राइट। चलो, तो अगर आप ये 2 चीजें फुलफिल करते हैं कि ब्लॉक एग्जिस्ट है मतलब ब्लॉक में एटलीस्ट एक असेट्स है, प्लस WDV 0 से ज्यादा है, तो यस, तो जो भी ये अमाउंट आएगी दैट इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन, उस पर आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर दोगे जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है। अब किस तरीके से डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया जाएगा वो हम देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो WDV फॉर डेप्रिसिएशन आया है, ये जो आया है, राइट, अब इसको आप 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दोगे, राइट। इसे आप 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दोगे, नॉट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, और बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो पुट टू यूज मोर देन 180 डेज ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। आपने इसे 3 पार्ट में, सबसे पहला नॉट पुट टू यूज, दूसरा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, और दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। मान लो ये 5 लाख रुपए है,
ठीक है, आपकी कोई एसेट से 3 लाख रुपए की, वो ये हो गई, 1 लाख रुपए की लेट्स अज्यूम ये हो गई, तो बैलेंसिंग फिगर 1 लाख रुपए ये हो जाएगा, राइट। और मान लो ये 1.5 लाख रुपए हो गई, तो ये 50,000 रुपए हो जाएगा। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका WDV फॉर डेप्रिसिएशन है उसे 3 पार्ट में सेग्रीगेट करना है, नॉट पुट टू यूज, पुट टू यूज, लेस देन 180 डेज और अदर्स बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब जो नॉट पुट टू यूज है इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, इस पे डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉट पुट टू यूज, इस पर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, यहां पर आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, और जो अदर है यहां पर आपको फुल रेट से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। अगर और ये वाली जो सिचुएशन है ना, इन 3 पार्ट में से WDV फॉर डेप्रिसिएशन को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करना, वो सिचुएशन तभी आएगी जब आपके ब्लॉक में ऐसी कोई एसेट्स परचेज हुई है जो या तो पुट टू यूज नहीं हुई है या लेस देन 180 डेज है, अदरवाइज ये सिचुएशन नहीं आएगी। यहां पर जो भी WDV है उस पर डायरेक्ट 15% आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको इस तरीके से सेग्रीगेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम उसे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको ईजी रहे डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन में, ठीक है। अच्छा, प्रोविजो 1 ऑफ सेक्शन 32 बोलता है, जो लेस देन 180 डेज के केस में है ना, हमने बोला था ना कि हाफ रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, ये बोलता है प्रोविजो 1 ऑफ सेक्शन 32, ठीक है ना। प्रोविजन 1 ऑफ सेक्शन 32 बोलता है कि अगर आपने कोई भी एसेट जिस ईयर में परचेस करी है उस ईयर में अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मान लो सिचुएशन होती कि मैंने एसेट्स परचेस करी बट मैं पुट टू यूज मैंने परचेस करी प्रीवियस ईयर 19-20 में, और मैं उसे पुट टू यूज कर रहा हूं 20-21 के अंदर और लेस देन 180 डेज, तो बताओ हाफ रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा या फुल रेट से? बोलो। फुल रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि प्रोविजो 1 क्या बोलता है, जिस ईयर में आप परचेस कर रहे हो उस ईयर में अगर आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है तो हाफ रेट से बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? चलो, अब प्रोविजो 2 क्या बोलता है, प्रोविजो 2 हम देखते हैं। प्रोविजो 2 बोलता है कि इन केस ऑफ अमलगमीशन, डीमर्जर और सक्सेशन, राइट, अगर अमलगमीशन होता है, डीमर्जर होता है या सक्सेशन होता है, राइट, उस केस में डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन किस तरीके से किया जाएगा। इन्होंने बताया कि अगर अमलगमीशन, डीमर्जर या सक्सेशन होता है तो उस केस में आप क्या करो, स्टेप 1 डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कि लेट्स अज्यूम कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। अमलगमेटिंग कंपनी मान लो अपनी सारी की सारी एसेट्स अमलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर देती है मिड ऑफ द ईयर, जब भी उनका अमलगमेशन हुआ है, राइट। तो ये बोलते हैं कि यार ये मत सोचो कि तुम्हारा अमलगमेशन हुआ है, पूरे साल भर का एक नॉर्मल प्रोसेस से तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। अमलगमेटिंग कंपनी को बोला जाता है कि तुम्हारे हाथों में एक बार पूरा कैलकुलेट कर लो, स्टेप 1 एक बार रीड कर लो, कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इन जनरल मैनर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो अमलगमेशन, डीमर्जर और सक्सेशन, राइट। तो ये बोल रहा है कि कोई अज्यूम करो कि कोई अमलगमीशन नहीं हुआ है, कोई डीमर्जर या सक्सेशन नहीं हुआ है, आप तो अमलगमेटिंग कंपनी के हाथों में या डीमर्ज कंपनी के हाथों में या जो प्रीडिसेसर है उसके हाथों में आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो अज्यूमिंग कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पहली स्टेज मतलब नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो। फिर सेकंड स्टेज, डिस्ट्रीब्यूट द डेप्रिसिएशन बिटवीन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर। फिर ये बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन आया है उसको प्रीडिसेसर मतलब प्रीडिसेसर और सक्सेसर में, मतलब अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी में, डीमर्ज्ड और रिजल्टिंग कंपनी में, या प्रीडिसेसर और सक्सेसर के अंदर नंबर ऑफ डेज यूज्ड, ठीक है ना, जितने दिन जिसने एसेट्स यूज किया उतने नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है ना। मान लो मैं एक एग्जांपल से यहां पे समझाता हूं कि 1 दिसंबर को अमलगमीशन हुआ, ठीक है ना, तो 1 अप्रैल से 30 नवंबर तक किसने यूज किया, अमलगमेटिंग कंपनी ने, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ डेज निकाल लो। और 1 दिसंबर से 31 मार्च तक किसने यूज किया, अमलगमेटेड कंपनी ने, ठीक है ना, इनके नंबर ऑफ डेज निकाल लो और इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि सर अमलगमीशन तो हो गया 1 दिसंबर को बट एसेट्स यूज हुई है सर 1 फेब में, तो क्या किया जाए, मतलब अमलगमीशन हो गया, ठीक है, अमलगमेटेड कंपनी ने उस एसेट्स को यूज किया 1 फरवरी से, तो क्या किया जाए। तो यहां पर आप ध्यान रखना, फिर उस केस में ये नहीं काम आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ डेज एसेट्स यूज्ड, एसेट्स कितने दिन यूज हुई है उसके रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहां पर 1 फरवरी से 31 मार्च देखा जाएगा और ये जो नंबर ऑफ डेज आएंगे और ये जो नंबर ऑफ डेज आएंगे इस प्रोपोर्शन में उस डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो
ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। अगर आपका ब्लॉक पूरा का पूरा एग्जिस्ट हो गया, सॉरी ब्लॉक एग्जिट हो गया, मतलब ब्लॉक में एक भी एसेट्स नहीं है, या WDV 0 से कम है, ठीक है ना। मैंने बोला था कि दो चीजें होनी चाहिए, या तो ब्लॉक में मिनिमम एटलीस्ट एक एसेट्स हो, या WDV 0 से ज्यादा हो। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, दोनों अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती है, तब तो आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा तो सिंपल है, सेल प्रोसीड जो होगा, सेल प्रोसीड आ जाएगा माइनस ओपनिंग WDV प्लस परचेज, राइट। तो इससे जो भी आपका कैपिटल गेन या लॉस जो भी होगा वो डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, मैंने आपको बताया था शुरू में बताया था कि अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ऑप्शन दिया है कि अगर आप प्रोडक्शन के लिए प्लांट एंड मशीनरी परचेस कर रहे हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा, एट द रेट ऑफ 20%। मतलब नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिल रहा है वो तो ले लो, जो भी रेट से आपका डेप्रिसिएशन मिल रहा है वो तो ले लो, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा एट द रेट ऑफ 20%। बट वो हर किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग यूनिट्स को ही ये ऑप्शन दिया गया है, और वो भी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, ठीक है ना। मतलब उनका ऑब्जेक्ट क्लियर है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग यूनिट है और आप प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, और एक चीज ध्यान रखना, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन्होंने बोल दिया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग यूनिट में हो और आप प्रोडक्शन के लिए प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, न्यू प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन के लिए, मतलब क्या हो गया, अगर आप ऑफिस में कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप रेजिडेंट पर्पज से कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहे हो बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। मोटर कार, शिप, एयरक्राफ्ट, इन पर बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर अगर आप प्रोडक्शन के लिए अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, यस आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्लियर। और अगर ऑलरेडी आप पे उस एसेट्स पर आपको ऑलरेडी 100% डिडक्शन के डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल चुका है तो फिर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट वापस नहीं मिलेगा, राइट। चलो एडिशनल डेप्रिसिएशन में हम देखते हैं सेक्शन 32(1)(2)(a), परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी अदर देन शिप, एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल, राइट। मोटर व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में डायरेक्ट यूज नहीं होते हैं, राइट। तो इसीलिए उन्होंने उसको यहाँ पर हटा दिया है, और न्यू प्लांट एंड मशीनरी, राइट, for the purpose of business of manufacturing, production, right, और power generation, transmission और distribution, तो additional depreciation आपको 20% का benefit मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जिस ईयर में assets purchase करी है, अगर वो put to use less than 180 days है, तो 10% additional depreciation का benefit आपको उसी ईयर में मिल जाएगा जिस ईयर में आपने परचेज किया, राइट, और 10% का benefit अगले साल आपको मिल जाएगा, क्लियर। No additional depreciation if plant and machinery procured for office premises, residential accommodation और 100% डिडक्शन अगर ऑलरेडी अलाउड हो चुकी हो। मतलब मैंने आपको क्या बोला था कि जो प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन में यूज आ रही है, यहाँ पर अगर आप इस सेक्शन की फीलिंग्स और भावनाओं को समझ जाओगे तो आपको इसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं होगी। सिंपल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या पावर जनरेशन में हो, राइट, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन बिजनेस में हो, और आप नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो फॉर द प्रोडक्शन पर्पज, मतलब क्या हो गया, मोटर व्हीकल्स पे नहीं मिलेगा, शिप और एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा। दूसरा, ऑफिस प्रीमाइसेस में अगर आप यूज कर रहे हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। ऑफिस प्रीमाइसेस में क्या होता है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होता है प्रोडक्शन, तो ऑफिस प्रीमाइसेस में तो टीम बैठती है, काम करती है, राइट। इसी तरीके से रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, यूज करा है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 100% आपको ऑलरेडी डेप्रिसिएशन मिल चुका है तो वापस बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लियर। एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%, एक्चुअली अब ये प्रोविजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और आपके ज्यादा यूज नहीं है, बट फिर भी एक पॉइंट बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे बता रहा हूँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको एक्चुअली 35 से तभी मिलेगा जब आपने बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्रा के अंदर स्पेसिफाइड नोटिफाइड एरिया के अंदर अगर आपने कोई यूनिट स्टार्ट की है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की है बिटवीन 1/4/2015 से 31/3/2020 के बीच में, राइट। इफ अंडरटेकिंग सेटअप बिटवीन 1/4/2015 टू 31/3/2020 इन नोटिफाइड एरिया ऑफ बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्रा, ठीक है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, राइट, तो ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 35% मिलेगा, राइट। ये एक्चुअली चुनावी स्टंट था, उस समय इन 4 स्टेट्स में चुनाव होने वाले थे, तो उन्होंने बोल दिया भाई इन 5 सालों के अंदर बाद में नया चुनावी स्टंट कर लेंगे ये, राइट। सो इसीलिए
बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और आंध्रा में अगर आप नोटिफाइड एरिया के अंदर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप करते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी पे है 20% की जगह 35% का बेनिफिट मिल जाएगा। बट अब ये एक्चुअली रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो है प्रीवियस ईयर 2021, राइट, प्रीवियस ईयर 2021। यहाँ पर सिर्फ एक चीज हो सकती है कि मान लो इन स्टेट्स के अंदर किसी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है और वो पुट टू यूज हुई है 180 डेज, लेस देन 180 डेज, तो उस केस में होगा क्या, 35% का आधा है ना, हाफ रेट से 17.5% तो आपको मिल जाएगा उसको 19-20 में, और 20-21 में आपको 17.5% मिल सकता है। तो बस क्योंकि इसमें भी यही है ना, हमने ये देखा था ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर जिस ईयर में आपने एसेट्स परचेज किया है और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की जो रेट है 20% हमने देखी थी, और सेम यहाँ पर हो जाएगी 35%, तो उसका हाफ आपको मिल जाएगा उस ईयर में और हाफ आपको मिल जाएगा अगले ईयर में। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ WDV मेथड। अगर आप SLM मेथड फॉलो करते हो तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। अब यहां पर एक हमारा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन, सर हम डेप्रिसिएशन का जो हमने ब्लॉक वाला कंसेप्ट देखा ना, वहाँ क्या हो रहा था सर, ओपनिंग WDV प्लस परचेज। सर जब हम असेट्स परचेज करते हैं तो उसे किस वैल्यू पर दिखाया जाए, मतलब क्या उसकी एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर की जाए, राइट, उसीलिए हम देख रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट, राइट। जब आप कोई भी असेट्स परचेज करते हो तो जब आप उसे ब्लॉक में ऐड करोगे तो किस वैल्यू पर उसे ऐड किया जाएगा, राइट। आप क्या उसे परचेज प्राइस पर ऐड करोगे, सर मैंने कोई एसेट्स खरीदी, मान लो 10 लाख रुपए में खरीदी, तो क्या मैं 10 लाख रुपए पे दिखाऊं या टिल पुट टू यूज तक का जो खर्चा किया है वो ऐड करूं? यस, आप उस एसेट्स को परचेज करते हो तो जो भी आपकी परचेज प्राइस है प्लस टिल पुट टू यूज तक का जो भी खर्चा आपने किया है वो उसे आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा। देखिए, एक्चुअल कॉस्ट परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस अगर आपने इंकर्ड किए हैं टिल पुट टू यूज तक, जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं वो सारा कॉस्ट का पार्ट होंगे, जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, कभी कभी मान लो मशीनरी हमने इंपोर्ट की है, अब इंपोर्ट करी है और हमें यहाँ पर उसे ऑपरेट करना नहीं आता है, तो हमने क्या करा, वहाँ से किसी ट्रेनिंग वाले को बुलाया कि भाई साहब हमारी टीम को ट्रेन कर, तो उसका अगर कोई खर्चा होता है, यस, वो भी आपकी कॉस्ट का पार्ट होगा। अगर आपने एसेट्स परचेज करी है और उसके लिए आपने लोन लिया है तो टिल पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी कैपिटलाइज्ड होगा, और उसके अलावा अगर कोई भी और खर्चा हो रहा है टिल पुट टू यूज तक का, इवन ट्रायल रन तक का जो खर्चा होता है, टिल पुट टू यूज मतलब ट्रायल रन, सक्सेसफुल ट्रायल रन तक का जो भी खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा, राइट। और इसमें से अगर मान लो ट्रायल रन करते हो और कोई आपका स्क्रैप आता है, स्क्रैप को सेल करते हो, सेल प्रोसीड जो होगी वो आपकी यहाँ पर लेस हो जाएगी, और अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी मिली है तो यस, वो भी आप लेस कर दोगे। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली बोलूँ कि जो भी आपकी परचेज प्राइस है उसमें क्या करो, टिल पुट टू यूज तक का खर्चा ऐड कर दो, और अगर कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट या आपका ट्रायल रन का जो भी स्क्रैप है उसका कोई प्रोसीड है तो उसे लेस कर दो, उसके बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर फाइनल एक्चुअल कॉस्ट जो ब्लॉक में ऐड होगी। अपन ओपनिंग WDV प्लस परचेज, तो कौन सी वैल्यू, दिस विल बी कंसिडर्ड, राइट, दिस वैल्यू विल बी कंसिडर्ड, राइट। अच्छा, एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि अगर आपने कैश में खर्चा, इन कैश मतलब अदर देन प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, अगर आपने कोई खर्चा किया है 10,000 से ज्यादा, तो उस खर्चे को इग्नोर कर दिया जाएगा, उस खर्चे को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो, अब एक्चुअल कॉस्ट के रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है ताकि हमारी कुछ क्वेरीज और डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है ना। एक्चुअल कॉस्ट को लेके कई सारी थॉट प्रोसेस आती है, सर इस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, अगर खरीदी है तब तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम हमारी एग्जिस्टिंग एसेट्स को यूज कर रहे हैं या कुछ जुगाड़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट ने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है ताकि आप ना तो कोई जुगाड़ कर सको, और जहां आपके डाउट्स है उन डाउट्स को उन्होंने एक्सप्लेनेशन से रूट आउट क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया है एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43(1) में उन्होंने दिए हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन 1, साइंटिफिक रिसर्च। अगर कोई एसेट्स साइंटिफिक रिसर्च में आप पहले यूज करते थे, हम देखेंगे सेक्शन 35 में कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट्स यूज करते हो तो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। अब जब आपको उस पर 100% डिडक्शन मिल गई, अब उस एसेट्स को आप क्या करते हो, साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस से नॉर्मल बिजनेस के अंदर लेके आ जाते हो, तो उसे नॉर्मल बिजनेस में आप लेके आ गए तो ब्लॉक में किस वैल्यू पर ऐड किया जाए, राइट। अब उस ब्लॉक में असेट्स तो ऐड हुई है ना, असेट्स तो बड़ी है ना, तो उसे किस वैल्यू पर ऐड किया जाए, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग बोल दिया जाता है निल, राइट। वैसे इंटर लेवल पे दिस इज नॉट सो रिलेवेंट, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ ताकि आपकी ग्रिप रहे, राइट।
फिर आता है एक्सप्लेनेशन 1A, एक्सप्लेनेशन 1A, राइट। एक्सप्लेनेशन 1A में क्या है कि मान लो जो आपका स्टॉक है अगर आप उसे कैपिटल एसेट्स में कन्वर्ट करते हो या बिजनेस एसेट्स में कन्वर्ट करते हो, राइट, तो बिजनेस एसेट्स में अगर आप उसे कन्वर्ट करोगे, पहले तो स्टॉक इन ट्रेड था, अब आपका बिजनेस एसेट्स बन गया है, सॉरी कैपिटल एसेट्स नहीं है, बिजनेस एसेट्स, राइट। बिजनेस एसेट्स में अगर आप उसे कन्वर्ट करते हो तो अगर किस वैल्यू पर ब्लॉक में ऐड किया जाए, भाई पहले आपका स्टॉक इन ट्रेड था, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग सेक्शन 28 में देखा था, मर्सिडीज को आप क्या करा रहे हो, मर्सिडीज मोटर कार, राइट, पहले आपका स्टॉक थी तो कोई लेना टेंशन ही नहीं, लेकिन आप उस मोटर कार को आपने अपने बिजनेस की एसेट्स बना लिया तो आपके ब्लॉक में आएगी ना, मोटर कार वाले ब्लॉक में, राइट। तो किस वैल्यू पर उस ब्लॉक में ऐड किया जाए, तो यहां पर एफएमवी, फेयर मार्केट वैल्यू, जिस दिन आप उस स्टॉक को कन्वर्ट कर रहे हो उस दिन जो उसकी एफएमवी होगी दैट विल बी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। फिर अगर मान लो आपको गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है, गिफ्ट विल या इनहेरिटेंस में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है तो प्रीवियस ऑनर की कॉस्ट आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। अगर मान लो प्रीवियस ऑनर उसे बिजनेस में यूज करता है तो उसकी जो WDV होगी वो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 3 असेट्स, आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन 1 2 3 ऐसा कोई याद रखने की जरूरत नहीं, रिलैक्स, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है ये 3 एक्सप्लेनेशन जो थे 1, 1A और 2, ये थे और क्लैरिफिकेशंस। अब जो मैं 3 बताने वाला हूँ 3, 4 और 4A, ये जो हिंदुस्तानी लोग ना जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ को रोकने के लिए एक्चुअली, ठीक है। 3 असेट्स एक्वायर्ड टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं एसेट्स परचेज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकूँ। आप क्या हो, आपसे मैंने बोला कि चल मेरे को एसेट्स परचेज कर दे, आपके 1 लाख रुपए की, मैंने खरीद लिया आपसे 1 करोड़ रुपए में, अब उससे होगा क्या, मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए में डेप्रिसिएशन, हायर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा, राइट। तो मैंने क्या करा, ये जुगाड़ जो होता है सिस्टर कंसर्न्स के बीच में होता है, ठीक है ना। तो जब आप रेगुलर बैच देखेंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली, बट यहाँ पर मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। असेट्स एक्वायर्ड टू क्लेम हायर डेप्रिसिएशन, अगर आपने हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए अगर कोई एसेट्स एक्वायर्ड करी है हायर प्राइस पर, तो यहाँ पर एओ जो प्राइस डिटरमाइन करेगा वो आपके एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी और वो ब्लॉक में ऐड होगी, आप 1 करोड़ रुपए ऐड नहीं कर सकते, राइट। फिर इसी तरीके से री एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, आपने क्या करा, अपनी एसेट्स किसी को बेची, है ना, और किसी ने किसी और को बेची, आपने मान लो एक्स को बेची, एक्स ने वाई को बेची, वाई ने जेड को बेची और जेड से वापस आपने खरीदी, री एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, राइट। घूम फिर के आप क्या कर रहे हो, अपनी एसेट्स को खरीद रहे हो, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में घुमा रहे हो, दिखा रहे हो, राइट। तो उस केस में आपकी जो WDV थी और आपकी जो परचेज प्राइस है विच एवर इज लोअर दैट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है ना। WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और री एक्विजिशन कॉस्ट जो कम होगी वो आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। इसी तरीके से आपने क्या करा, किसी सेलर से, जिस सेलर से आपने एसेट्स खरीदी और उसको वापस लीज बैक दे दी, आपने उसी को वापस किराए पर दे दी, तो उस केस में जो सेलर की WDV होगी वही आपके लिए एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, ठीक है। चलो अब आता है बिल्डिंग यूज्ड फॉर द पर्सनल पर्पस एंड ब्रॉट इनटू बिजनेस। अगर आप बिल्डिंग पहले अपने पर्सनल यूज में ले रहे थे, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, राइट, जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूं, अब मैंने क्या किया, मेरा कोचिंग के बिजनेस के लिए मैंने इस बिल्डिंग को यूज कर लिया, पहले मेरी पर्सनल बिल्डिंग थी, अब मैंने इसे बिजनेस में यूज कर लिया, तो उस केस में इसे किस वैल्यू पर ब्लॉक में ऐड किया जाएगा, क्या उसकी एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी। तो यहां देखो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, जो आपने जब आपने ये बिल्डिंग खरीदी थी उस समय इसकी कॉस्ट क्या थी वो आप यहां पर ले लो, और डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट, जिस दिन आपने उस एसेट्स को खरीदा था उस दिन से आज तक का डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो, ठीक है, एट द रेट ऑफ करंट डेप्रिसिएशन रेट, जो भी करंट डेप्रिसिएशन रेट है उसके बेसिस पे आप क्या करो, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दो, ये जो WDV आएगी वही आपका एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। Explanation 6, capital assets transferred by 100% holding company to subsidiary or vice versa। अगर कोई 100% होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है या सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग को एसेट्स ट्रांसफर कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो ट्रांसफरर है उसकी जो WDV है वही एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी, WDV इन हैंड्स ऑफ द ट्रांसफर। फिर आता है असेट्स ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ अमलगमीशन और डीमर्जर। हमने भी देखा था अमलगमीशन और डीमर्जर के केस में, है ना, कि अगर मान लो डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो अगर अमलगमीशन और डीमर्जर है तो उसमें एज पर प्रोविजो 2 जो हमने वहां पर देखा था उस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, राइट। अब आपका ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर किया जाएगा, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि देखो, अगर मान लो अमलगमीशन का केस है,
ठीक है ना, अमलगमीशन का केस है। तो अमलगमीशन में क्या हो रहा है, अमलगमिटिंग कंपनी अपनी एसेट्स किसको दे रही है, अमलगमिटेड कंपनी को। अब अमलगमिटेड कंपनी उसे किस वैल्यू पर अपनी बुक्स में ऐड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकली आप क्या बोलोगे, सर जिस दिन तक अमलगमीशन हुआ है उस दिन तक हम क्या करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज माइनस अमलगमिटिंग कंपनी को जो अलावेबल डेप्रिसिएशन था, जो हमने कैलकुलेट किया था ना बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज, जो अलावेबल डेप्रिसिएशन था वो लेस कर दिया जाएगा। करेक्ट, लॉजिकल आपका आंसर सही है। बट अमलगमीशन के केस में ऐसा नहीं है। अमलगमीशन के केस में इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज यही आपकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी फॉर दी अमलगमिटेड कंपनी। बट डीमर्जर के केस में ऐसा नहीं है। डीमर्जर के केस में जो पहला लॉजिकल पॉइंट था ना, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज माइनस अलावेबल डेप्रिसिएशन, तो जो डब्ल्यूडीवी आएगी वो रिजल्टिंग कंपनी के लिए एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। चलो फिर इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 8, 9, 10। 8 बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन टिल पुट टू यूज तक का जो भी इंटरेस्ट है वो कॉस्ट का पार्ट होगा। इसी तरीके से एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, राइट, अगर आपको इसका क्रेडिट मिलता है तब तो ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे, अगर इसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो ये कॉस्ट का पार्ट माने जाएंगे। इसी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो इसे टोटल कॉस्ट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। असेट्स ब्रॉट इनटू इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट, अगर कोई नॉन रेजिडेंट कोई असेट्स बाहर से लेके आता है तो किस वैल्यू पर उसे ब्लॉक में दिखाया जाएगा। अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट उसके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए बाहर से एसेट्स इंडिया में लेके आता है तो इन्होंने क्या बोला है कि जो भी उसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो कंसीडर कर ली जाएगी, और डेप्रीशिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन से उसने एसेट्स एक्वायर्ड की थी, लेट्स अज्यूम कि अगर ये एसेट्स इंडिया में एक्वायर्ड की जाती तो आज उसकी क्या डब्ल्यूडीवी होती, राइट, डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर सच परचेज इन इंडिया। अगर इस एसेट्स को इंडिया में परचेज किया जाता तो आज उसकी क्या डब्ल्यूडीवी होती, उसकी कॉस्ट ले ली और फिर उस पर रेस्पेक्टिव ईयर की डेप्रीशिएशन रेट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडीवी निकाल ली, वो डब्ल्यूडीवी आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। फिर इसी तरीके से कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड अंडर द स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। पहले क्या कॉर्पोरेटाइजेशन में होता क्या था, पहले स्टॉक एक्सचेंज एओपी बीओआई थे, बाद में ये सारी की सारी एसेट्स एक कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे एनएससी लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड, राइट। तो जो एओपी बीओआई की डब्ल्यूडीवी थी वही उनकी कॉस्ट मान ली जाएगी। इसी तरीके से अगर कॉस्ट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, cost of assets transferred to non specified business after 8 year of acquisition, अगर आपने पहले कोई assets स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करी है और आफ्टर 8 ईयर जो 35AD की टर्म्स एंड कंडीशंस है, आफ्टर 8 ईयर अगर आप उसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर करते हो तो उसकी कॉस्ट निल मानी जाएगी, राइट। चलो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं, राइट। यहाँ तक हमने मेजर डेप्रिसिएशन के सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, दिस इज द मेजर पार्ट। तो कुछ और पॉइंट्स हैं जो डेप्रिसिएशन के फटाफट से क्लियर कर लेते हैं, राइट। एज पर सेक्शन 38(2), अगर आप कोई एसेट्स पार्टली पर्सनल यूज कर रहे हो और पार्टली फॉर द बिजनेस, राइट, कोई एसेट्स है, जैसे मान लो मेरे पास कार है, मैं क्या करता हूँ कुछ तो उसे बिजनेस के लिए भी यूज कर रहा हूँ और कुछ मैं पर्सनल पर्पज में भी यूज कर रहा हूँ, तो जितना परसेंटेज आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो उतना डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा। आप क्या करो, लेट्स अज्यूम आपकी 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, ठीक है ना, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, तो 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन बनता है, लेकिन अलाउबल कितना होगा, 1.5 लाख का 60% जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हो 90,000 रुपये आपको अलाउड होगा और 60,000 आपको अलाउड नहीं होगा। तो सर 90,000 मुझे अलाउड होगा तो मैं जो डेप्रिसिएशन लेस करूंगा या बुक्स में दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, आप 90,000 दिखाओगे और लेस कितना करोगे, लेस भी 90,000 करोगे, राइट। 10 लाख का 90,000 रुपये ही आपको लेस करने को मिलेगा, ये आप यहाँ पर चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपका लिखा हुआ है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेज माइनस अगर कोई भी सेल प्रोसीड है तो डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन माइनस अलावेबल डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, वो फिर आएगा डब्ल्यूडीवी फॉर डेप्रिसिएशन माइनस अलावेबल डेप्रिसिएशन, तो जो अमाउंट आएगी दैट विल बी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो जाएगा अगले साल का, ठीक है ना। तो अलावेबल डेप्रिसिएशन कितना है, 60%। टोटल 10 लाख की एसेट्स है, उस पर बनता कितना है 15% के हिसाब से 1.5 लाख रुपया, लेकिन अलावेबल कितना है 60% आप बिजनेस में यूज कर रहे हो और 40% आप कहाँ यूज कर रहे हो, पर्सनल पर्पज, तो जो बिजनेस पर्पज का है वही आपको अलाउड होगा। तो 1,50,000 का 60% 90,000 विल बी अलावेबल डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर सेम डाउट यहाँ पर लोगों को क्रिएट हो जाता है कि सर अगर मान लो कंपोजिट स्कीम है, कंपोजिट स्कीम में क्या होता है, अगर आपको आइडिया होगा, यहाँ पे आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल परफेक्टली, राइट,
अगर टी कॉफी रबर बिजनेस है तो आपको आइडिया होगा 60% विल बी द एग्रीकल्चर इनकम और 40% विल बी द बिजनेस इनकम। इसी तरीके से अगर आपका रबर है तो 65-35, और कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, तो उस केस में 75-25, 75 विल बी द एग्रीकल्चर इनकम, 25 विल बी द नॉन एग्रीकल्चर इनकम। जो हायर परसेंटेज है ना दैट विल बी द एग्रीकल्चर पार्ट, ठीक है। और इसी तरीके से ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, राइट, ये आपको थोड़ा विजिबल नहीं है बट आई थिंक नोट्स के अंदर आपको विजिबल होगा। तो उस केस में 60% और 40%, 60% विल बी एग्रीकल्चर और 40% विल बी नॉन एग्रीकल्चर। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे सर कंपोजिट इनकम के केस में फिर कैसे होगा कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का। कंपोजिट इनकम में भी मान लो आपने कोई 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी, 10 लाख की एसेट्स खरीदी सर, 60% तो एग्रीकल्चर इनकम है, 40% नॉन एग्रीकल्चर है, तो सर 40% ही अलाउड होगा, ऐसा नहीं है। अगर कंपोजिट इनकम है तो वहां पर तो आपको फाइनल P&L निकालना है ना, फाइनल प्रॉफिट निकालना है, फाइनल प्रॉफिट 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, खर्चा 60-40 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन तो पूरा का पूरा ही कंसिडर किया जाएगा। मान लो कंपोजिट इनकम है और वहां आपके 10 लाख की एसेट है, 10 लाख की मोटर कार है, 15% डेप्रिसिएशन, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख लेस किया जाएगा, राइट। और जो भी फाइनल प्रॉफिट आएगा P&L में से, जो भी फाइनल प्रॉफिट आएगा उसका 60-40, उसका 60% एग्रीकल्चर हो जाएगा, 40% नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगा। यहां पर कंफ्यूज मत होना, राइट। चलो अब हम लास्ट दैट इज द SLM, डेप्रिसिएशन फॉर SLM। SLM में डेप्रिसिएशन किस तरीके से कंप्यूट किया जाएगा, राइट। SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने आपको क्या बताया था कि अकाउंटिंग मेथड में जिस तरीके से होता है ना कि भाई 10 लाख की एसेट्स खरीदी है, 10 साल उसकी लाइफ है, अब उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा हर साल 1 लाख रुपए। तो SLM में भी इसी तरीके से होता है। मान लो 10 लाख रुपए की एसेट्स है, 10 लाख रुपए की एसेट्स है और लाइफ है उसकी 10 ईयर, ठीक है ना, तो 1 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा, 1 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा। अब SLM के अंदर लेट्स अज्यूम आपके पास कोई एसेट्स थी, ठीक है, अब आपके पास मान लो 2 साल के बाद इसकी WDV हम निकालते हैं, मान लो तीसरे साल आपने इस एसेट्स को सेल कर दिया, ठीक है, तीसरे साल आपने इस एसेट्स को सेल कर दिया तो इसकी WDV क्या होगी, देखो 10 लाख की एसेट्स है, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा 1 लाख रुपए, तो ये 9 लाख हो गया। फिर सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा 1 लाख रुपए, तो 9 में से 1 घटाए तो 8 लाख, तो 8 लाख क्या होगी WDV होगी, ठीक है। अब थर्ड ईयर में इस एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, थर्ड ईयर में सेल कर दिया जाता है। अब मैं सेल में बोलता हूं, मान लो मैंने सेल किया 6 लाख रुपए के अंदर, ठीक है, अगर मैंने 6 लाख में सेल किया, या दूसरा मैंने सेल किया 9 लाख रुपए के अंदर, और सी मैंने सेल किया 11 लाख रुपए के अंदर, तो बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले मैं बोलता हूं कि WDV कितनी है 8, तीसरे साल में हमने सेल किया, बट 2 साल का जो तीसरे साल की बिगिनिंग की उसकी ओपनिंग WDV कितनी है 8 लाख, सेल कितने में किया 6 लाख रुपए के अंदर, राइट, 6 लाख रुपए के अंदर आपने सेल किया है, मतलब आपको 2 लाख रुपए का लॉस है, राइट, लॉस है, दिस विल बी टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ये आपको अलाउड हो जाएगा एज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। दूसरा सिनेरियो, ये क्लियर हो गया। दूसरा सिनेरियो 9 लाख रुपए का आपने सेल किया है, 8 लाख उसकी WDV है, आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यस प्रॉफिट है, तो यस, तो 8 लाख रुपए से आपने 9 लाख रुपए में इसको बेचा है, तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है इसे टैक्सेबल किया जाएगा एज पर सेक्शन 40, ठीक है ना, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, एज ए बैलेंसिंग चार्ज, सॉरी एज ए बैलेंसिंग चार्ज ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, PGBP हेड में टैक्सेबल होगा 1 लाख रुपए, ठीक है, बट अगर मैं यहां पर 11 में बेच रहा हूं तो यहां समझना, यहां आपको 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यहां 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यहां 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, WDV है 8 लाख, बेच रहे हो कॉस्ट से भी ज्यादा, कॉस्ट से भी ज्यादा बेच रहे हो, कॉस्ट है उसकी 10 लाख, तो अगर कॉस्ट से भी ज्यादा बेचते हो तो जितना पोर्शन कॉस्ट से ज्यादा है वो तो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा और बाकी PGBP हेड में टैक्सेबल होगा, राइट। चलो अब आते हैं सेक्शन 32 हमने कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन 30 इज नॉट, सेक्शन 33 नॉट रिलेवेंट, सेक्शन 34 आपके इट्स नॉट ओमिटेड। अब आते हैं हम सेक्शन 35। सेक्शन 35 बड़े लोगों का सेक्शन है, मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, पहले हम सेक्शन 36 और 37 को समझ लेते हैं और रेस्ट्रिक्शंस को समझ लेते हैं, राइट। देखो सेक्शन हमने अब क्या क्या कर लिया है, सेक्शन 28 कर लिया है, इनकम कौन कौन सी टैक्सेबल है, ठीक है, 29 हमने कर लिया है कंप्यूटेशन ऑफ PGBP इनकम, ठीक है ना, PGBP इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी। सेक्शन 30 हमने कर लिया है बिल्डिंग के लिए जो आप खर्चा करते हो, इसी तरीके से सेक्शन 31 हमने कर लिया है फर्नीचर
और प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप जो आप खर्चा करते हो। सेक्शन 32 हमने कर लिया है, ये तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। सर अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। 32 हमने कर लिया है अलॉन्ग विद एडिशनल डेप्रिसिएशन, राइट। 33 आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, 34 ओमिटेड, ठीक है। 35 बड़े लोगों का सेक्शन है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। बाद में मतलब अभी मैं पहले बड़े लोगों का सेक्शन है, ठीक है ना। बड़े लोगों का मतलब इसमें बड़े लोग करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वाला जो काम होता है ना, नॉर्मली बड़े लोगों का काम होता है। हर कोई आदमी साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। इसीलिए मैं इसे बड़े लोगों का सेक्शन बोलता हूँ। तो वो अभी हम देखेंगे, बाद में देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे सेक्शन 36, सेक्शन 37 विथ, राइट, सेक्शन 36 एंड 37, और जो 30 से 37 पर जो रेस्ट्रिक्शंस है ना, विथ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 40 to 43 भी, ठीक है ना, कि क्या रेस्ट्रिक्शंस है, तब आपका ये खर्चा अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बड़े लोगों का सेक्शन 35 बताऊंगा, और 35 में भी ना जो इंपॉर्टेंट है, एक तो साइंटिफिक रिसर्च आ गया, 35 पीडी स्पेसिफाइड बिजनेस, और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये होने के बाद फिर हम देखेंगे प्रेजेंटिव इनकम्स, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं सेक्शन 36। अब हम देखने वाले हैं सेक्शन 36, सर्टेन स्पेसिफाइड डिडक्शंस, राइट। तो अब हम सेक्शन 36 में देखेंगे कि क्या स्पेसिफाइड डिडक्शंस है जो हमें यहाँ पर मिल रही है। अगर आप मान लो, जैसे हमने देखा था इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस के केस में हमने क्या देखा था कि अगर आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा लिया हो, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का इंश्योरेंस करा लिया हो तो 30-31 में कवर हो जाता है। लेकिन अगर आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस कराया तो उसका क्या होगा, यस, वो आपको यहाँ पर अलाउड हो जाएगा। प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस ऑफ दी, प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस ऑफ दी स्टॉक इन ट्रेड, अगर आप अपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करा देते हो तो यस आपको अलाउड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो यस आपको अलाउड हो जाएगा, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इट शुड बी अदर देन कैश, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड से ही होना चाहिए, ठीक है ना। अकाउंट पे चेक, यस वो चलेगा, अकाउंट पे चेक, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइब मेथड है ना, बस उसी से होना चाहिए, मतलब कैश को इन्होंने अवॉइड करा है, कैश या जो ट्रांजेक्शन प्रिस्क्राइब नहीं है उसके रूट आउट आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस या कमीशन दे रहा है तो वो भी अलाउड हो जाएगा, बट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, जो हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया था ना, रेस्ट्रिक्शन 40 to 43B, तो 43B का रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने इसे पे कर दिया हो रिटर्न फाइल करने के पहले पहले तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। इसी तरीके से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में या एनी अदर अप्रूव्ड फंड, राइट, तो यस वो अलाउड हो जाएगा। बट सेम रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर भी 43B का कि रिटर्न फाइल करने के पहले पहले अगर आपने पे कर दिया हो तो ही अलाउड मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ 43B जब हम देखेंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा, वो खर्चे तो आपको तभी अलाउड होंगे जब आपने पे कर दी हो, दीज आर द रेस्ट्रिक्शंस, राइट। चलो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम, अगर पेंशन स्कीम में आप खर्चा करते हो तो अलाउड अप टू 10% ऑफ दी सैलरी, अलाउड अप टू 10% ऑफ दी सैलरी, वो आपको अलाउड हो जाएगा, बट वही है 43B का रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिस तरीके से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है, राइट, हम देखते हैं कि प्रोविडेंट फंड हो गया या सुपरएनुएशन फंड हो गया, वहां पर एम्प्लॉय भी बोलता है ये मेरी सैलरी है, इसमें से ऐसा करो कि भाई आप जमा करा दो, एम्प्लॉयर को बोलता है आप डिडक्ट कर लो और जमा करा दो। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का पैसा डिडक्ट कर लिया बट जमा नहीं कराया, ठीक है ना, बट जमा नहीं कराया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, ठीक है ना, जो भी ड्यू डेट होती है तब तक अगर आपने जमा नहीं कराया तो वो आपके लिए इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा, मतलब एम्प्लॉयर के लिए वो इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक केस लॉ के रूट आउट बोल दिया गया है कि रिटर्न फाइल करने का के पहले पहले अगर आप जमा करा देते हो तो यस, ठीक है ना, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आपने जमा नहीं कराया है तो एम्प्लॉयर की इनकम मान लिया जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने लोन लिया है, राइट, तो लोन पर जो भी इंटरेस्ट होगा, लोन ऑब्वियस है बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, आप घर के लिए लोन ले रहे हो, पर्सनल पर्पस के ले रहे हो, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, पीजीबीपी में उससे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, राइट, तो बिजनेस लोन होना चाहिए। बिजनेस लोन अगर आपने लिया है, राइट, तो यस आपको उसका खर्चा अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने असेट्स खरीदने के लिए लिया है तो मैंने आपको बताया था टिल पुट टू यूज तक, असेट्स का टिल पुट टू यूज तक का जो भी खर्चा है वो तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर लिया जाएगा, और उसके बाद का जो खर्चा है यस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए उसे ट्रीट कर लिया जाएगा,
ठीक है, अलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ जो फंड प्रोवाइडर्स ऑथोरिटीज फंड प्रोवाइडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए 43B का रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने यहाँ इम्पोज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि शेड्यूल्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और NBFC, अगर इनसे आपने लोन लिया है और अगर आप इनको इंटरेस्ट पे नहीं करोगे टिल ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तो आपको अलाउड नहीं होगा। मतलब 43B में हम जब देखेंगे तो वहां हम देखेंगे कि अगर आपने इन ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया है और ड्यू डेट के पहले पहले रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले अगर आपने पे कर दिया है तो अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। और अगर और किसी से, इनके अलावा अगर आपने किसी से भी लिया है तो ये वहां पर कोई ड्यू डेट वाला मामला नहीं है, आप पे करो ना करो अलाउड कर दिया जाएगा ऑन अक्रूवल बेसिस। फिर आता है डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है? इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार। लेट्स अज्यूम 80,000 में इशू किया गया जिसे 20 महीने बाद रिडीम कर दिया गया, 20 मंथ, ठीक है ना, 20 मंथ के बाद 1 लाख रुपए में रिडीम कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो 80,000 में आपने इशू किया और 20,000 में रिडीम किया तो आपने उस पर 20,000 का एक हिडन इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है ना। जीरो कूपन मतलब नो इंटरेस्ट बट एक हिडन इंटरेस्ट है, राइट। अब ये हिडन इंटरेस्ट अलाउड कब होगा, किस तरीके से होगा? तो यहाँ पर जितने मंथ के अंदर आप उसे रिडीम कर रहे हो, नंबर ऑफ मंथ्स के अंदर इस टोटल 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मतलब 1,000 पर मंथ आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इशू जिस दिन आपने इशू किया है वो महीना, ठीक है ना, जिस दिन आपने इशू किया है, राइट। तो यहाँ पर अगर 15 या 15 से ज़्यादा दिन है तो उसे 1 महीना ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दिया जाएगा, राइट। लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ कि मैंने 16 जनवरी को इशू किया, ठीक है, 16 जनवरी 2020 में मैंने इशू किया और ये रिडीम होता है मान लो 14 जुलाई को, ठीक है ना, 14 जुलाई 2020 को। अब यहाँ पर देखो 16 जनवरी को मैंने इशू किया तो जनवरी के कितने दिन हो रहे हैं? जनवरी के 15 से ज़्यादा दिन हो रहे हैं, तो जनवरी मेरा पूरा कंसिडर्ड किया जाएगा, जनवरी कंसिडर्ड होगा, फेब 20 पूरा कंसिडर्ड होगा, मार्च 20 पूरा कंसिडर्ड होगा, अप्रैल 20 कंसिडर्ड होगा, मई 20 कंसिडर्ड होगा, जून 20 कंसिडर्ड होगा। क्या जुलाई कंसिडर्ड होगा? नहीं, 14 दिन। अगर ये 15 दिन से ज़्यादा होता तो कंसिडर्ड होता। तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये 20,000 रुपये 6 मंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, मतलब जो भी अमाउंट है, वॉट एवर अमाउंट, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलो अब आते हैं बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स, ये बेड डेब्ट्स कौन से हैं? देखो, जो आपने माल बेचा, ठीक है, माल बेचा और डेटर से रिकवरी नहीं हुई, दैट इज बेड डेब्ट्स, ठीक है। आपने किसी को एडवांस दिया वो यहाँ कवर नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये बेड डेब्ट्स आपको तभी अलाउड होंगे जब डेटर्स हैव बीन राइट ऑफ। पहले तो आपने क्या हुआ हो, पहले तो आपने एज ए इनकम सेल्स में दिखाया हो, देखो बेड डेब्ट्स हैव बीन टेकन एज इनकम इन अर्लियर प्रीवियस ईयर, और दूसरा डेटर्स हैज बीन राइट ऑफ। मान लो आपने राम को गुड्स बेचा, राम टू सेल्स, ठीक है, 1 लाख रुपए का। अब आपको लगता है कि अब राम से रिकवरी नहीं होगी तो बेड डेब्ट्स का बेनिफिट ले सकते हो? यस, ले सकते हो। जब आपको दिखाना है बेड डेब्ट्स टू राम, आप राम को राइट ऑफ कर रहे हो, अब राम आपकी बुक्स में 0 हो चुका है, ठीक है ना, राम को आपने राइट ऑफ कर दिया है, राइट, और तो ही आप ये बेनिफिट ले पाओगे। मतलब पहले देखो प्रीवियस ईयर में आपने एज ए सेल्स इनकम में दिखाया होगा 1 लाख रुपए, और दूसरा आपने राम को राइट ऑफ कर दिया है, राम आपकी बुक्स में नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती है, यस, बेड डेब्ट्स का आप बेनिफिट ले सकते हो। बट अगर मान लो फ्यूचर में, मान लो 1 लाख रुपए का आपको बेड डेब्ट्स का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है, और फ्यूचर में अब आपको 1 लाख रुपए में से मान लो 30,000 रुपए की रिकवरी हो जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सेक्शन 41 के अंदर उसे टैक्सेबल कर दिया जाएगा एज ए बिजनेस इनकम, ठीक है। चलो फिर आता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स एक्चुअली दीज फॉर दी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर IPCC। फिर आता है एक्सपेंसेस ऑन प्रमोशन ऑफ दी फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में क्या हो जाएगा कि अगर मान लो ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के लिए है, ठीक है ना, कंपनीज को ही बेनिफिट मिलेगा, है ना। कंपनीज अगर मान लो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करती है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउड हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1/5 अलाउड हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अलाउड हो जाएंगे,
और ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व। अगर मान लो आप स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो तो उस केस में क्या होगा? डिडक्शन अलाउड टू फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन टू प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा? विच एवर इज लोअर आउट ऑफ दीज थ्री। ठीक है, पहला अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व, दूसरा 20% ऑफ प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम अबाउ बिजनेस एक्टिविटी। तो जो ये अबाउ बिजनेस एक्टिविटी है उसका जो प्रॉफिट होगा उसका 20% आप कैलकुलेट कर लो और अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेशल रिजर्व ये निकाल लो। और तीसरा 200% ऑफ शेयर कैपिटल एंड जनरल रिजर्व एज ऑन लास्ट डेट। ठीक है ना, जो भी उस प्रीवियस ईयर की लास्ट डेट है उसका जो शेयर कैपिटल है और जनरल रिजर्व उसका 200% माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पेशल रिजर्व, इन तीनों को कैलकुलेट करो, विच एवर इज लोअर वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर फ्यूचर में आप इसमें से अमाउंट विड्रॉन करते हो तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 41, राइट। तो यहाँ तक अभी हमने देख लिया है 30 से 36 की डिडक्शन एक्सेप्ट सेक्शन 35 के अंदर अभी हम देखेंगे, बड़े लोगों वाली बातें बाद में करेंगे। बट यहाँ पर अभी हमें समझ आ चुका है कि कौन कौन से खर्चों का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर खर्चे तो बहुत सारे होते हैं, इतने से खर्चे हैं तो, और सर बिजनेस के अंदर तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, इतने से खर्चों से कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी होता है सर, राइट। आप ये सोच रहे होंगे, राइट। 28 में आपने इनकम देख ली, फिर मैंने बताया था 29 में कंपटीशन, 30 से 36 के अंदर हमने एक्सपेंसेस देख लिया है। लेकिन आप बोल रहे हो सर इनके अलावा और बिजनेस के खर्चे होते हैं। बिल्कुल होते हैं, इसीलिए उन्होंने सेक्शन 37 बनाया। उन्होंने बोला कि अगर 30 से 36 में जो खर्चे नहीं आ रहे हैं, अगर वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू नेचर का है और लीगल खर्चा है तो ये आपको अलाउड हो जाएगा, राइट। सेक्शन 37 में उन्होंने बोला है एज ए जनरल डिडक्शन वो आपको अलाउड हो जाएगा अगर वो बिजनेस का खर्चा है, लीगल खर्चा है और रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो यस वो आपको अलाउड हो जाएगा। जो खर्चा 30 से 36 के अंदर नहीं आ रहा है, मैंने आपको बताया था 31 के अंदर आपने बोला था सर अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर रेंट पे लिया हो तो क्या होगा? मैंने क्या बोला था? सेक्शन 37 में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 30 से 36 में जो खर्चा नहीं आ रहा है वो 37 में आपको अलाउड हो जाएगा इफ बिजनेस का खर्चा है, रेवेन्यू नेचर का है और लीगल खर्चा है, राइट। वो आपको अलाउड हो जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, सीएसआर एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना गया है, तो सीएसआर एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। फ्रीबीज मतलब आप गिफ्ट वगैरह देते हो या रिश्वत टाइप का मामला है ये। अगर आप किसी को रिश्वत दे रहे हो या फ्रीबीज दे रहे हो, मान लो होती है ना कई फार्मा कंपनी है, डॉक्टर को बोलती है यार ये लो मेरी कंपनी की दवाई रेफर करना, दिस इज नॉट एथिकल फॉर द डॉक्टर्स, राइट। तो कोई भी इलीगल खर्चा अगर आप कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं होगा। दिस इज फॉर एग्जांपल है फार्मा कंपनी का, बट कोई भी इलीगल एक्सपेंडिचर कोई भी करे, है ना, वो आपको अलाउड नहीं होगा। इसी तरीके से पेनल्टी में क्या होता है? अगर पेनल्टी है ब्रीच ऑफ लॉ या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कानून तोड़ दिया, आपको पता है कानून है फिर भी आपने तोड़ दिया, दैट इज रॉन्ग, राइट, वो पेनल्टी अलाउड नहीं होगी। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट, अलाउड हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, देखो भाई डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट टैक्स का अलाउड होगा, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउड हो सकता है, राइट। डायरेक्ट टैक्स अलाउड नहीं होगा, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट अलाउड होगा, ना तो डायरेक्ट टैक्स का खर्चा अलाउड होगा ना उसका कोई इंटरेस्ट अलाउड होगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स और उसका कोई इंटरेस्ट है वो आपको अलाउड हो जाएगा। इसी तरीके से लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस, राइट, इलीगल खर्चा अलाउड नहीं होता। मैंने क्या बोला था? सेक्शन 37 क्या बोलता है? सेक्शन 37 बोलता है बिजनेस का बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए और लीगल खर्चा होना चाहिए। लॉस ऑफ इलीगल बिजनेस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज द लॉस, बिजनेस लॉस है, यस अलाउड हो जाएगा। ठीक है ना। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूट करते हो, उनके जो ब्राउशर्स हैं, सवीनियर हैं, पैम्पलेट्स हैं, अगर वहाँ पर आप कोई आर्टिकल देते हो या कोई भी एडवर्टाइजमेंट देते हो और उसके कारण आप उसको पॉलिटिकल पार्टी को फंड कंट्रीब्यूट करते हो तो ये खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो यस आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना, बट खर्चा अलाउड नहीं होगा। लॉस ऑफ एम्बेजलमेंट, मान लो आपके किसी कैशियर ने कैश का गबन कर लिया, कैश का एम्बेजलमेंट कर लिया, राइट, कैश लेके भाग गया, क्या वो अलाउड होगा? यस अलाउड हो जाएगा। शेयर्स डिबेंचर्स इशू, अगर कैपिटल देखो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू, मान लो यहाँ पर कैपिटल नेचर नेटवर्थ चेंज इन कैपिटल, अगर आपने शेयर्स डिबेंचर्स के इशू के अगर कोई खर्चे हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स के इशू के खर्चे, शेयर्स में मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो आपने बोनस शेयर्स इशू किए,
राइट शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, राइट, तो क्या होगा, क्या इनके खर्चों का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अगर आप मान लो शेयर्स इशू कर रहे हो या डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आप देखो कैपिटल में चेंज हो रहा है क्या, अगर कैपिटल मतलब नेटवर्थ में चेंज हो रहा है क्या, अगर नेटवर्थ में चेंज हो रहा है मतलब वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, और अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। जैसे आपने बोनस शेयर्स इशू किए, बोनस शेयर्स इशू किए तो मुझे बताओ कि नेटवर्थ में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, राइट, जनरल रिजर्व से कम हो जाएगा और इक्विटी शेयर कैपिटल उधर बढ़ जाएगा, राइट, तो आपकी जो नेटवर्थ है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं बोलता हूँ राइट शेयर्स आपने इशू किए, यस वहां फर्क पड़ेगा, दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिबेंचर्स इशू किए, नेटवर्थ में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यस अलाउड हो जाएगा, क्लियर। डिविडेंड, डिविडेंड तो यार आप क्या है, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आएगा उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना, दिस इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। और एनी अनसर्टेन प्रोविजन, अगर कोई प्रोविजन अगर आप बना रहे हो, देखो कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता है, अगर कोई साइंटिफिक बेसिस पे अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है, जैसे ग्रेच्युटी का होता है, लिव इनकैशमेंट का होता है, बेस्ड ऑन दी एक्चुअल वैल्यूएशन, वो अलाउड हो जाता है, उसके अलावा अलाउड नहीं होता है। मतलब साइंटिफिक रिसर्च पे अगर कोई प्रोविजन है तो वो अलाउड हो जाएगा, अदरवाइज एडहॉक बेसिस पे कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता है। चलो ठीक है, इसके बाद ये जो मैं सेक्शन 35 के जो कुछ सेक्शंस से मैं आपको बता देता हूँ विच आर रिलेवेंट फॉर अस। सेक्शन 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 35AD एक्सपेंसेस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस, ये तीन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा विच इज रिलेवेंट फॉर यू, राइट। चलो अब हम यहाँ पर इसको, ये जो सेक्शन 35 वाले मैंने आपको बोला था ना, बड़े लोगों की बातें बाद में करेंगे, बट पहले हम एक बार ओवरव्यू वापस ले लेते हैं। हमने क्या देखा था, 28 के अंदर इनकम देखी थी, 41 के अंदर मैं बताने वाला हूँ कुछ इनकम बाद में, राइट। 28 और 41 की जो इनकम होती है उसमें 30 से 37 के खर्चे लेस किए जाएंगे विद रेस्ट्रिक्शन ऑफ 40 to 43 भी, मतलब 30 से 37 का खर्चा बिजनेस का है, लीगल है, रेवेन्यू नेचर का है, राइट। तो आप सोच रहे हो लेस हो जाएगा, बट नहीं, अगर आप 40 से 43B का रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करते हो तो ये खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। क्या है ये 40 से 43B का रेस्ट्रिक्शन, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सेक्शन 40, फिर सेक्शन 40A और सेक्शन 43B, सेक्शन 40, सेक्शन 40A, सेक्शन 43B, ये तीन रेस्ट्रिक्शंस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सेक्शन 40 के अंदर मैं अगर आपको जनरली एक मोटा मोटी एक आइडिया दूं कि अगर मान लो आपको टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा, खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। 40A में अगर मैं आपको आइडिया दूं कि अगर आपने रिलेटिव को ज़्यादा पेमेंट कर दिया, मार्केट प्राइस से ज़्यादा पेमेंट कर दिया, या आपने कैश में पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो अलाउड नहीं होगा। और 43B में जो भी हमने देखा था कि अगर अक्रूवल बेसिस पे अलाउड नहीं होगा, पेमेंट बेसिस पे, कहाँ गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिया है कि अगर आप ड्यू डेट के पहले पहले अगर पेमेंट कर देते हो तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। चलो एक बार हम इसे वापस से देख लेते हैं, राइट। हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले सेक्शन 40, सेक्शन 40 है 30 से 37 के जो खर्चे हैं वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है सेक्शन 40, 40A और 43B, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 40 की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं। मैं एक बार फटाफट से आपको यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस, मान लो आपने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा है तो 100% खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है ना, डिसअलाउड हो जाएगा। मान लो आपको किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करना था और उस पर टीडीएस एप्लीकेबल है, राइट, और आपने उसका टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटना ही भूल गए, टीडीएस काट लिया बट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न के पहले पहले आपने जमा नहीं कराया, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा जो खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन बाद में जब आप उसका डिडक्ट कर लेते हो या डिडक्ट कर लिया है और पेमेंट कर देते हो तो वो आपको उस ईयर में अलाउड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपने प्रीवियस ईयर में टीडीएस काटा ही नहीं, डिसअलाउड हो जाएगा। टीडीएस काट लिया बट प्रीवियस ईयर के रिटर्न फाइल करने के पहले पहले आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन बाद में आप जब भी इसे जमा करा दोगे यस आपको अलाउड हो जाएगा। सेम फॉर द रेजिडेंट, रेजिडेंट के केस में अगर आप मान लो टीडीएस सेम, ऊपर हमने देखा था नॉन रेजिडेंट, यहाँ पर है रेजिडेंट, रेजिडेंट के केस में क्या होगा 100% डिसअलाउड नहीं होगा, 30% डिसअलाउड हो जाएगा, और बाद में जब आप जमा करा दोगे तो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने टीडीएस काट लिया बट जमा नहीं कराया, या टीडीएस ही काटना भूल गए, राइट। इन दोनों केसेस में देखो, पहला प्रीवियस ईयर में आपने टीडीएस काटा ही नहीं, टीडीएस काटा ही नहीं। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया, टीडीएस काटा ही नहीं तब तो डिसअलाउड हो गया, टीडीएस काट लिया बट ड्यू डेट के पहले जमा नहीं कराया तो डिसअलाउड। अब देखना इन दोनों सिचुएशन में क्या है, टीडीएस आपने काट लिया, वापस सुनना एक बार कि मान लो इन दोनों सिनेरियो में क्या है, इफ compliances done in subsequent year, राइट। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेट्स अज्यूम आपने किसी का टीडीएस काटना था, मान लो आपने मेरे को 10 लाख रुपए का पेमेंट आपको करना था, आपने क्या किया, मेरे को 10 लाख का पेमेंट नहीं किया,
ठीक है, आपने सॉरी आपने मुझे 10 लाख का पेमेंट कर दिया बट उस पर टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, बट यहां पर आप क्या हो गया, एसेसी इन डिफॉल्ट हो गए। यहां पर आपको 10 लाख पे टीडीएस काटना था और टीडीएस काट के जमा कराना था बट आपने नहीं कराया, तो आप एसेसी इन डिफॉल्ट हो गए। लेकिन मैं ठहरा ईमानदार आदमी, मैंने क्या करा, अपना रिटर्न फाइल करते वक्त उस 10 लाख को इनकम कंसिडर किया, उस पर टैक्स जमा करा दिया, ठीक है। अगर मैं अगर मैं उस 10 लाख रुपए में, मैं जिसको आप पेमेंट जिसको आपने पेमेंट किया था, अगर मैं अपना रिटर्न फाइल कर देता हूं और उस रिटर्न में अपनी इनकम में ये 10 लाख रुपए मेंशन कर देता हूं और उस पर टैक्स जमा करा देता हूं, तो उस केस में आप एसेसिंग डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे, ठीक है। बट उस केस में आपको क्या होगा, मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भाई मेरे 10 लाख रुपए जो थे उस पर इन्होंने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। चलो राइट, ये हो गया है, ये हो गया है। चलो अगला, फीस रॉयल्टी पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, सॉरी बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, नो, अच्छा राइट 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 करेक्ट, फीस रॉयल्टी पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू दी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब जैसे राजस्थान रोडवेज हो गया, ठीक है ना, जो दिल्ली रोडवेज की जो बसें होती है, राइट, तो ये क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, अगर मान लो ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अपनी स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भी रॉयल्टी के रूप में या कोई भी अमाउंट पे करती है तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा, रिस्ट्रिक्टेड है, मना कर दिया नहीं, राइट। फिर इसी तरीके से सैलरी पेबल टू नॉन रेजिडेंट, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे कर रहे हो और उसकी जो ड्यू डेट है जमा कराने की टीडीएस को, उस डेट तक अगर आपने टीडीएस जमा नहीं कराया तो वो खर्चा आपको फ्यूचर में कभी भी अलाउड नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कभी कभी अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर टैक्स पे कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर नेगोशिएशन, जो भी उनका नेगोशिएशन होता है, राइट। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पर टैक्स पे करता है, राइट, तो एम्प्लॉयर को उस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, राइट। और एक चीज है कि जो टैक्स पे किया है, ठीक है ना, ऐसे परक्यूजिट्स, एम्प्लॉय के लिए वो परक्यूजिट्स हो जाएगा बट वो एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स है अंडर सेक्शन 10 डबल्स, ठीक है ना, राइट। एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को उस पर टैक्स पे नहीं करना है और इसी तरीके से एम्प्लॉयर को उसके खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट। चलो अब आता है पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट एटसेट्रा टू पार्टनर बाय पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सैलरी, व्हाटएवर, कुछ भी नाम बोल दो, अगर पे कर रही है तो कितना अलाउड होगा कितना नहीं होगा, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है 40B का, है ना, एज पर सेक्शन 40B, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन है इन्होंने क्या बोला है कि मान लो अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो इस रेस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही अलाउड होगा, अगर इससे ज्यादा दे दिया जाता है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो जो पार्टनरशिप फर्म को जो अलाउड हो जाता है वो पार्टनर के हाथों में पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, और जो पार्टनरशिप फर्म को अलाउड नहीं हुआ है वो पार्टनर को टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए टैक्सेबल हो गया, राइट। मान लो 1 लाख था, 1 लाख में से 80,000 अलाउड हो गया, 1 लाख आपने रेम्यूनरेशन दिया बट अलाउड कितना हुआ 80,000, तो 80,000 ही लेस किया जाएगा, 20,000 ऑटो टैक्सेबल हो चुका है फर्म के हाथों में, राइट। तो 1 लाख पार्टनर के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा, 80,000 टैक्सेबल होगा, क्योंकि 80,000 पार्टनरशिप फर्म को अलाउड हुआ है, समझ आ रहा है ना। तो इसी तरीके से यहां पर है कि पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप फर्म, राइट। रेम्यूनरेशन की एक लिमिट है और इंटरेस्ट की लिमिट है। रेम्यूनरेशन में क्या लिमिट है कि पहले 3 लाख का जो बुक प्रॉफिट होगा, राइट, रेम्यूनरेशन की एक लिमिट है इसमें सेक्शन 40B कि पहले 3 लाख का जो बुक प्रॉफिट होगा उस पर उन्होंने बोला है कि 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज हायर वो आपको अलाउड हो जाएगा, विच एवर इज हायर वो आपको अलाउड हो जाएगा। और 3 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट है उसका 60% उसका 60% आपको अलाउड हो जाएगा। लेट्स अज्यूम मैं यहां पर बोलता हूं कि आपको प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपए, तो 3 लाख और 2 लाख, तो 3 लाख के केस में क्या हो जाएगा 2,70,000 और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, तो 2,70,000 हो गया, और यहाँ पे 2 लाख का 60% कितना हो गया 1,20,000, राइट। तो यहाँ पर 2,70,000 प्लस 1,20,000 3,90,000 आपको अलाउड हो जाएगा, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म को 3,90,000 अलाउड हो जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगा,
ठीक है। अगर 3,90,000 के ऊपर उन्होंने रेम्युनरेशन दिया है तो रिमेनिंग अमाउंट डिसअलाउड हो जाएगी। इसी तरीके से इंटरेस्ट के केस में मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो पार्टनर्स को, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है अगर 12% से ज्यादा पे किया जा रहा है, मैक्सिमम 12%, बट एज पर जो उनकी जो पार्टनरशिप डीड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट फिर भी अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है साहब 15% तो मैक्सिमम 12%, राइट। तो 12% के ऊपर अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। क्लियर। यहां पर बुक प्रॉफिट का मतलब आप देख लो, बुक प्रॉफिट मींस प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शन बट बिफोर डिडक्शन ऑफ दी रेम्यूनरेशन। तो आप क्या करो, सारी प्रॉफिट निकाल दो, सारी डिडक्शन दे दो, बट रेम्यूनरेशन की अगर आपने डिडक्शन दे रखी तो वो एड बैक कर दो। तो प्रॉफिट आफ्टर ऑल डिडक्शन बट बिफोर रेम्यूनरेशन, राइट। और इसी तरीके से पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा टू मेंबर ऑफ एओपी बीओआई, अगर एओपी बीओआई अपने मेंबर को कोई भी पेमेंट करती है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, राइट। तो अभी हमने क्या देख लिया है, सेक्शन 40। सेक्शन 40 में हमने कवर कर लिया है। अब आता है सेक्शन 40 सेक्शन 40 में क्या होता है, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब रिलेटिव्स। अगर आप रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो, मान लो मार्केट प्राइस है 1 लाख रुपए और आप रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो 3 लाख रुपए, तो 1 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है 2 लाख रुपए आपकी डिसअलाउड हो जाएगी। इसी तरीके से कैश पेमेंट, अगर आप 10,000 से ज्यादा टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, अगर आप किसी भी आदमी को टू ए सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे 10,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी भी एक्सपेंसेस का, तो वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है ना, वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। बट अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है तो 35,000 की लिमिट है, 35,000 की लिमिट है। ठीक है। चलो, फिर आता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 43B। 43B का रेस्ट्रिक्शन से मैंने आपको बताया था, हमने देखा था वहां पर, अगर आपको याद आ रहा हो तो बोनस कमीशन में बताया था, फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में बताया था, राइट। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर मान लो गवर्नमेंट का जो पेमेंट है, एनी ड्यूटीज टैक्सेस और सेल्स, है ना, अगर आप ये पेमेंट करते हो तो इसका खर्चा आपको तभी अलाउड होगा जब आपने ड्यू डेट के पहले पहले गवर्नमेंट को जमा करा दिया हो। इसी तरीके से अमाउंट पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ द रेलवे एसेट्स, इंडियन रेलवे मतलब ये भी गवर्नमेंट एंटिटी है, राइट। ये बोलता है अगर इंडियन रेलवे को उसकी रेलवे की जो असेट्स है वो यूज करने के लिए, अगर आपने कोई भी मान लो आपकी रेलवे असेट्स आप यूज कर रहे हो, उसके लिए अगर आपने रेलवे को पेमेंट करना है तो वो आपको तभी अलाउड होगा जब आपने पे कर दिया हो, ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया हो, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। इसी तरीके से हमने ये देखा था एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर मान लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, पेंशन फंड और एनी अदर अप्रूव्ड फंड, राइट, तो उसको तभी अलाउड होगा जब ड्यू डेट के पहले पहले जमा करा दिया हो, राइट। बोनस और कमीशन भी आपको तभी अलाउड होगा जब ड्यू डेट के पहले पहले पे कर दिया हो, ठीक है। और एनी सम पेबल रिलेटेड टू लिव इनकैशमेंट, राइट, लिव इन इनकैशमेंट का पेमेंट भी तभी अलाउड होगा जब पे कर दिया हो ड्यू डेट के पहले पहले, राइट। ये दो तो गवर्नमेंट ने अपनी सोच ली, यहाँ उसने एम्प्लॉय की सोच ली, और यहाँ उन्होंने बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस है, बैंकिंग और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को सोचा। शेड्यूल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन और एनबीएफसी, अगर आप इनको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ड्यू डेट के पहले पहले अगर आपने पे कर दिया है तो ही अलाउड होगा, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा, राइट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 35 पर, राइट। यहां तक क्लियर है। अभी हमने क्या देखा है, सेक्शन 28 है ना, उसमें से 30 से 37 के खर्चे लेस कर दिए जाएंगे विद रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 42 43B। 42 43B में हमने देख लिया 40 40A 43B, ये 3 रेस्ट्रिक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब लास्ट बड़े लोगों का सेक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्शन 35, राइट। सेक्शन 35 ये है साइंटिफिक रिसर्च। चलो, साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि मान लो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई खर्चा कर रहे हो तो यहाँ पर या तो आप अपने बिजनेस पे खर्चा कर रहे हो या आप किसी को जो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है उसको आप डोनेशन दे रहे हो, दोनों पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस पे खर्चा करते हो, राइट, अगर आप अपने बिजनेस के लिए खर्चा करते हो तो क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, तो जो भी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो बेनिफिट मिलता ही है, बिजनेस कमेंस होने के बाद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट तो मिलता ही है, तो तुम नया क्या दे रहे हो। उन्होंने बोला है कि भाई बिजनेस कमेंस होने के बाद तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, बट हम यहाँ पर आपको बिजनेस कमेंस होने के पहले का खर्चा का बेनिफिट भी देंगे, मैक्सिमम 3 साल बिफोर द कमेंसमेंट, राइट। बिजनेस कमेंस होने के पहले के 3 साल का खर्चा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट उन्होंने यहाँ बोला है कि सैलरी और रॉ मटेरियल का खर्चा ही आपको मिलेगा, ठीक है ना, सैलरी में भी एक्सक्लूडिंग परचेज गुड्स, ठीक है।
वो खर्चा आपका अलाउड हो जाएगा। मतलब देखो आफ्टर कमेंसमेंट तो सारे रेवेन्यू अलाउड है, बट बिफोर कमेंसमेंट उन्होंने बोल दिया है कि अलाउड हो जाएगा, सैलरी और मटेरियल का खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा, बट मैक्सिमम फॉर 3 ईयर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली अलाउड नहीं होता है, बट सेक्शन 35 में अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस में इन्वॉल्व हो, अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो एक्सक्लूडिंग लैंड, राइट, एक्सक्लूडिंग लैंड, लैंड के अलावा अगर आपने कोई भी खर्चा किया है तो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। और बिफोर कमेंसमेंट अगर आपने कोई खर्चा किया तो मैक्सिमम 3 ईयर वो भी आपको अलाउड हो जाएगा, राइट। दिस इज फॉर दी ओन बिजनेस। अब आता है कि आपने खुद के नहीं, आपने आप खुद का बिजनेस, जरूरी थोड़ी है हर आदमी का खुद का बिजनेस हो वो अपने R&D करे ही करे। मान लो मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, बट मेरे को देश के लिए कुछ करना है, साइंटिफिक रिसर्च एरिया में डोनेट करना है, तो मैं डोनेट कर सकता हूँ। तो मैं अदर्स में क्या करता हूँ, जो अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर मैं उनको पैसा देता हूँ 100% अलाउड हो जाएगा। या कंपनी जो साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व है और अप्रूव्ड है, उसको अगर मैं देता हूँ तो 100% अलाउड हो जाएगा, राइट। या मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ IIT और नेशनल लेबोरेटरी को फॉर द साइंटिफिक पर्पज, राइट, तो 100% अलाउड हो जाएगा। क्लियर। पहले यहाँ पर डिफरेंट रेट्स हुआ करती थी, बट अब नहीं है, अब स्ट्रेट 100% की रेट है। क्लियर। पहले हुआ करता था 150%, 200%, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आता है टेलीकम्युनिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आता है प्रिलिमिनरी, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। आपको मैं बता देता हूँ, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में अगर आप जो भी खर्चा करोगे 100% अलाउड हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। और इसी तरीके से CCD में स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 100% अलाउड हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। चलो अब आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस शुरू होने के पहले का खर्चा, या आप कोई नया बिजनेस में नया कोई सेटअप है, राइट, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही और एक्सपांड कर रहे हो, उसके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो दीज आर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो क्या प्रिलिमिनरी खर्चों का बेनिफिट मिलेगा? यस मिलेगा, राइट। तो सिर्फ एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट को ही मिलेगा, रेजिडेंट इंडियन कंपनी या रेजिडेंट अदर्स, ठीक है ना। या तो रेजिडेंट कंपनी को मिल जाएगा, मतलब इंडियन कंपनी को मिल जाएगा, या अदर देन कंपनी जो रेजिडेंट है उसी को ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी का बेनिफिट सिर्फ और रेजिडेंट को मिलेगा, ठीक है ना, उसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा, राइट। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब जो आपने इंकर्ड किए हो कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, राइट, या एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, आपने कोई नई यूनिट सेटअप करनी है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खर्चा किया है तो वो आपको अलाउड हो जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। बट यहाँ पर आपने जो भी खर्चा किया है एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है ना, विच एवर इज लोअर, वो अमाउंट ली जाएगी और वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड हो जाएगी। बट कैपिटल के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, देखो एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर वो कंसिडर्ड हो जाएगा। बट कंपनी के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो वो कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है ना। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आ रही है 10 करोड़ और कॉस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 15 करोड़, तो यस 15 करोड़ का 5% कंसिडर किया जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड जो ज्यादा हो वो उसका 5% लेना है, ठीक है ना, कंपनी के केस में। बाकी के केस में तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज लोअर। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है कि ऑन लास्ट डे ऑफ द रिलेटेड प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में आपने खर्चा किया है ना उस ईयर का बैलेंस शीट में आपने जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, ऑन द रिलेटेड प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है उसमें आपने फिक्स कॉस्ट में कितना खर्चा किया है, तो फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट होगी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या हो गया, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बट यहाँ जनरल रिजर्व कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर न्यू बिजनेस और एक्सटेंशन, रिजर्व एंड सरप्लस विल नॉट बी पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, ऑडिट इज मैंडेटरी, ऑडिट कराना जरूरी है। एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब क्या हो गया, देखो स्पेसिफिकली फॉर द कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट, मतलब जनरल खर्चे जो जनरल होते हैं, ठीक है ना, जो कॉर्पोरेट को भी हो सकते हैं, नॉन कॉर्पोरेट को भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट को ही होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो प्रिपरेशन, जो रिपोर्ट्स प्रिपरेशन का खर्चा होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, मार्केट सर्वे रिपोर्ट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विस रिपोर्ट हो गया, दीज आर द रिपोर्ट, राइट, दीज आर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और लीगल चार्जेस फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट, राइट, ये जो खर्चे होते हैं दीज आर द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये
जनरल, सभी को हो सकते हैं, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों को हो सकते हैं। अब जो खर्चे देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट को ही होते हैं। एमओए एओए के लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस, लीगल चार्जेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और इशू शेयर्स इशू करते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो, उससे रिलेटेड कोई खर्चा या अदर प्रिस्क्राइब्ड एक्सपेंसेस, दीज आर दी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। तो आपको सिर्फ यही प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंसिडर करने हैं, राइट। तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। जिस ईयर में आपका बिजनेस कमेंस होता है उस ईयर से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। एक्चुअल एक्सपेंडिचर और 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर उसका 5% कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, राइट। यस, तो सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, नाउ अभी अब हम कवर करेंगे सेक्शन 35AD, राइट। 35 सेक्शन 35 की सीरीज में हमने देख लिया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस में देखो गवर्नमेंट को कहाँ जहाँ जहाँ लगा कि दिस बिजनेस शुड बी प्रमोट करना है, इन बिजनेस को प्रमोट करना है, तो वहाँ उन्होंने क्या करा, उसे स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में डाल दिया और वहाँ पर उन्होंने बेनिफिट दे दिया कि बोले आप जो भी खर्चा करोगे, अगर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करते हो तो आपको 100% अलाउड कर दिया जाएगा, राइट। तो मेजर ऑब्जेक्ट यही था कि आपको यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट भी मिल जाता है, बट गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है, जो फाइनेंस एक्ट 2020 से यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहो हो सकता है कि आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, बट आप चाहो तो उसे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट भी ले सकते हो, मतलब बेनिफिट मतलब नॉन स्पेसिफाइड में भी कवर कर सकते हो, और आप चाहो इसे स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में भी ले सकते हो। बट कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, 14 स्पेसिफाइड बिजनेस है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस पर हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, राइट। चलो, एज पर द फाइनेंस एक्ट यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो भी आप खर्चा कर रहे हो ना 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आपने किया है उस पर 100% बेनिफिट आपको मिल जाएगा, बट कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन पर आपको 100% बेनिफिट, इन पर आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो एक्सक्लूडिंग लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, यस आपको 100% बेनिफिट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 35AD, राइट। अच्छा, विच कैपिटलाइज इन बुक्स, ठीक है ना, इवन इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट, अगर हो सकता है कि आपने बिफोर कमेंसमेंट भी अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, राइट, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बट ये कैपिटलाइज होना चाहिए इन बुक्स, राइट। चलो, तो मतलब यहां पर क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहां पर देखना, ये जो खर्चा आपने किया है वो न्यू बिजनेस के लिए होना चाहिए, राइट। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो ना वो न्यू बिजनेस के लिए होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पुराने बिजनेस को ही आपने तोड़ मरोड़ के नया बिजनेस डेवलप कर लिया, नहीं, इट शुड बी फॉर न्यू बिजनेस। और प्लांट एंड मशीनरी पे अगर आप खर्चा कर रहे हो तो प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू। प्लांट और मशीनरी क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए, और नया होना चाहिए मतलब ओल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर मान लो इंपोर्टेड ओल्ड प्लांट मशीनरी है तो कोई बात नहीं, इसे न्यू माना जाएगा, और टोटल प्लांट एंड मशीनरी का 20% ओल्ड हो सकता है, राइट। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलो, अब हम डिस्कस करते हैं बिजनेस। 2009 से बिजनेस डेवलप्ड स्पेसिफाइड बिजनेस में एंटर किए गए। अगर आप बिजनेस के कारणों को जानोगे तो आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो ये याद करना बड़ा मुश्किल है। और याद मैं बोलता हूँ कि याद करना ही नहीं, किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है, क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, टैक्स रटना नहीं है, टैक्स रचना है, राइट। तो चलो, 2009 में उन्होंने कोल्ड चेन फैसिलिटी, राइट, और वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्यों इंसर्ट किया। इसके लिए मैं आपको कारण बताता हूँ कि 2008 के पहले जब गवर्नमेंट ने एनालाइज किया कि हम अनाज, मतलब ये जो होते हैं ना ग्रेन्स, बहुत हम अनाज बना रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर में हम बहुत, वैसे भी शुरू से हमारा मेजर रेवेन्यू रिसोर्स एग्रीकल्चर हुआ करता था, तो गवर्नमेंट का ये मानना था कि हम एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस तो बना रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट भी ह्यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। फार्मा भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। कारण क्या है, जब कारण बताओ, जब उन्होंने एनालाइज किया तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास क्या है, इनको रखने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं, स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उस कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए 2009 में इस चीज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कोल्ड चेन फैसिलिटी और वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इन्होंने स्पेसिफाइड बिजनेस में इंसर्ट कर दिया, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस में आए और हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाए, राइट। और इसी से 2009 में
रिलायंस के पास एक्चुअली पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर ऑयल एंड गैस उसको इंसर्ट करवाया। 2009 में 3 बिजनेस इंसर्ट किए गए, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयरहाउसिंग फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल एंड गैस, राइट। 2010 में और 3 बिजनेस इन्वॉल्व हुए। 2010 में अगर आपको याद हो तो कॉमनवेल्थ गेम हुआ करते थे, कॉमनवेल्थ गेम मतलब पहली बार हिंदुस्तान में हुआ करते थे। तो इसी कारण कॉमनवेल्थ गेम के कारण जब 2010 में गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लोग आएंगे, उनकी रहने की व्यवस्था नहीं है, होटल खोलो, तो 2 स्टार एंड होटल 2 स्टार एंड अबाउ, ठीक है ना, 2 स्टार एंड अबाउ होटल ओपन किए जाएं, बनाए जाएं, ठीक है। हॉस्पिटल हो विथ मिनिमम 100 बेड्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम, जो स्लम एरियाज होते हैं ना, जो स्लम एरियाज कच्ची बस्तियां, उसको डेवलप करके एक अच्छी मतलब अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जाए, राइट। तो ये 3 बिजनेस 2010 में उन्होंने इन्वॉल्व किए, होटल 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल मिनिमम 100 बेड्स और हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रीडेवलपमेंट या स्लम डेवलपमेंट, राइट। तो ये 3 प्रोजेक्ट 2010 में आए, राइट। और 2011 के अंदर फर्टिलाइजर्स की बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी और किसानों ने आत्महत्या की थी बिकॉज फर्टिलाइजर्स की प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उस समय 2011 में उन्होंने एक तो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला कि अगर आप फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करते हो, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना नहीं था, ठीक है ना, जितने डिमांड थे उतना प्रोडक्शन नहीं था, तो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने फर्टिलाइजर बिजनेस को इन्वॉल्व किया और हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, इन 2 बिजनेस को उन्होंने 2011 में इन्वॉल्व किया, ठीक है। 2012 के अंदर हमेशा एग्रीकल्चर को इन्होंने, एग्रीकल्चर सेंट्रिक बजट हमेशा रहता ही है, तो 2012 के अंदर उन्होंने बुक कीपिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बी, हनी एंड वैक्स, एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ बी कीपिंग, ये बी कीपिंग भी एग्रीकल्चर में बहुत हेल्पफुल होता है, राइट, ताकि इससे क्या होता है, कॉप्स की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है और जो हनी और वैक्स जो बनता है वो एक्सपोर्ट भी होता है। तो इसीलिए उन्होंने बुक बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बी, हनी एंड वैक्स को प्रमोट करने के लिए इस बिजनेस को स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी में इन्वॉल्व किया। और इसी तरीके से वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर को इन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया। और तीसरा, इनलैंड कंटेनर डिपो ऑफ स्टेशन, एक्चुअली हमारे जो कस्टम्स पोर्ट हुआ करते थे वहाँ पर हमारे प्रॉपर व्यवस्था कंटेनर डिपोज नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने इनलैंड कंटेनर डिपो को इन्होंने इंक्लूड यहाँ पर किया 2012 के अंदर। 2009 के अंदर 3 बिजनेस इन्वॉल्व किए, 2010 में 3 बिजनेस, 2011 में 2 बिजनेस, 2012 में 3 बिजनेस उन्होंने इन्वॉल्व किए। 2013 के अंदर कोई बिजनेस ऐड नहीं हुआ। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और मोदी गवर्नमेंट ने स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और जो स्टील मतलब जो इंडस्ट्रीज होती है, स्टील की जो इंडस्ट्रीज होती है उनके लिए यूज आता है आयरन और, राइट। स्लरी पाइपलाइन को इन्होंने इन्वॉल्व किया। और सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, ये जो होते हैं ना अंदर चिप, जो अपन कैल्सी होते हैं, कैल्सी के अंदर आती है, मोबाइल के अंदर आती है, इवन कंप्यूटर के अंदर आती है, इंटीग्रेटेड सर्किट हम बोलते हैं, राइट। तो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनको बोला जाता है, राइट। तो इसको इन्होंने 2014 में इंक्लूड किया। 2015-16 कुछ बिजनेस ऐड नहीं किया। 2017 में वापस से मोदी सरकार ने न्यू इंफ्रा फैसिलिटी को इन्होंने इंक्लूड किया। न्यू इंफ्रा फैसिलिटी में डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग, राइट। ये जो रोड प्रोजेक्ट्स है, ब्रिजेस हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर इनलैंड प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, इनको इन्होंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया न्यू इंफ्रा फैसिलिटीज के अंदर, राइट। अगर आप इन बिजनेस में आते हो और इन बिजनेस में आते हो तो जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उस पर आपको 100% बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। एडिशनल कंडीशन फॉर सम बिजनेसेस, कुछ एडिशनल कंडीशन है वो हमें ध्यान रखनी होगी। जैसे क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो हमने देखा था 2009 के अंदर जो था, राइट, रिलायंस वाले ने जो इन्वॉल्व किया था 2009 में, जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आया था तो उन्होंने बोला है कि ये जो होना चाहिए ना, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में, उसी को ये बेनिफिट मिलेगा। और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा अप्रूव होना चाहिए तो ही बेनिफिट मिलेगा। और ये जो आपकी पाइपलाइन है ना, उसका एक सर्टेन परसेंटेज 33.33% नेचुरल गैस में जनरल अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं खुद 100% मैं यूज़ करूंगा, नहीं किसी और को यूज़ नहीं करने दूंगा, ये बोला जनरल पाइपलाइन अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल फॉर कॉमन करियर पर्सन, मतलब जनरल लोगों के लिए, जनरल पब्लिक, जनरल मतलब दूसरी कंपनीज भी अगर मान लो चाहे या गवर्नमेंट भी चाहे तो यस उसे यूज़ कर सकती है। तो 33% तो नेचुरल गैस के लिए और 25% फॉर द पेट्रोलियम जनरल अवेलेबल होनी चाहिए, कॉमन करियर बेसिस पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने यहाँ पर लगा दी। होटल ऑपरेटर के केस में इन्होंने क्या बोला है कि इफ एसएससी ट्रांसफर ऑपरेशन टू अनदर पर्सन, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, बिल्ट मतलब बनाओ और आप ही चलाओ, डेवलप एंड ऑपरेट। बट होटल के केस में उन्होंने क्या बोला है, मान लो आपने डेवलप तो कर दी लेकिन आप ऑपरेट करने के लिए अगर किसी और को ट्रांसफर कर देते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिल जाएगा? यस, बेनिफिट मिल जाएगा।
है ना। बाकी दूसरे बिजनेसेस में क्या है, डेवलप भी आप ही करो और चलाओ भी आप, ऑपरेट भी आप ही करो, राइट। बट होटल के केस में इन्होंने बोला है कि फैसिलिटी ट्रांसफर operation to another person then also can claim benefit of section 35AD. This benefit is only available to hotel operator, right. इंफ्रा फैसिलिटी में उन्होंने बोला है रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए और गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट होना चाहिए। जो इंफ्रा फैसिलिटी हमने देखा ना 2017 में, उसके लिए है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर आप 35AD में बेनिफिट ले रहे हो तो आपको कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ये कहता है स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है वो स्पेसिफाइड बिजनेस हो लेकिन आप 35AD में ना हो, लेकिन फिर भी उससे बेनिफिट सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है ना। मान लो मेरा एक होटल था, राइट, जो स्पेसिफाइड बिजनेस है बट उस समय स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं था, क्योंकि स्पेसिफाइड बिजनेस तो 2009 से शुरू हुआ है, 2005 का होटल है, राइट, 4 स्टार होटल है। और मान लो अभी मैंने कोई 2 स्टार होटल ओपन किया है, वो मेरा स्पेसिफाइड बिजनेस है अंडर सेक्शन 35AD। तो क्या इस बिजनेस का लॉस मैं 2005 वाले होटल से सेट ऑफ करवा सकता हूँ? यस, करवा सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली वो जो होटल है 4 स्टार अबाउट 2005 वाला, वो स्पेसिफाइड बिजनेस तो है लेकिन उस आ नहीं पाया 35AD में, बिकॉज 35AD 2009 के बाद में इम्प्लीमेंट हुआ था, राइट। चलो इसी तरीके से जो भी आपकी रिटेंशन 8 साल के लिए आपकी एसेट्स स्पेसिफाइड बिजनेस की एसेट्स स्पेसिफाइड बिजनेस में रहनी चाहिए, राइट। अगर मान लो आप 8 साल के पहले एसेट शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर मिनिमम 8 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द ईयर ऑफ एक्विजिशन, अदरवाइज पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? बोले जो बेनिफिट आपको 35AD में मिला है वो लिख दो, माइनस अगर मान लो आप 35AD में नहीं जाते तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलता ना, वो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। चलो 35E इज नॉट एप्लीकेबल। 41 डीम्ड इनकम, राइट, डीम्ड इनकम। तो हमारी यहाँ पर सेक्शन 30 से 37 सारे एक्सपेंसेस हैं वो हो गए हैं और उसकी रेस्ट्रिक्शंस हमने कंप्लीट कर ली है, राइट। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बताया था ना 28 और 41 की इनकम, तो 28 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 41 की इनकम यहाँ पर देख लेते हैं। रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन, अगर मान लो आपने कोई डिडक्शन ली है, राइट, आपने कोई खर्चा किया और उसकी डिडक्शन ले ली, लेकिन बाद में आपको क्या हो जाता है? रिफंड हो जाता है या वो लाइबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है, तो उस केस में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी, ठीक है ना। मान लो मैंने क्या किया, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस, कोई सिक्योरिटी एजेंसी थी, उसको मैंने 5 लाख रुपए का खर्चा बिल आया, तो मैंने कहा सिक्योरिटी चार्जेस, सिक्योरिटी एजेंसी चार्जेस टू ABC सिक्योरिटी, ठीक है, ABC सिक्योरिटी, ये 5 लाख रुपए का मैंने खर्चा बुक किया और उसकी डिडक्शन ले ली बेस्ड ऑन अक्रूवल, पेमेंट नहीं किया, बट आफ्टर 2 ईयर ये लाइबिलिटी मेरी खत्म हो गई, ये लाइबिलिटी ही खत्म हो गई, ठीक है, तो मेरे लिए तो फायदा हो गया, तो ये 5 लाख रुपए आपके लिए इनकम ट्रीट कर लिया जाएगा। तो ये देखो, इफ इन एनी प्रीवियस ईयर, इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर अलाउड अगर हो गया हो एक्सपेंसेस, लॉस या लाइबिलिटी आपको डिडक्शन के रूप में अलाउड हो गई हो, बट फ्यूचर में आपको रिफंड हो जाता है या सीजेशन हो जाता है, तो ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 41(1), ठीक है। बैलेंसिंग चार्ज हमने सेक्शन 41 में ऑलरेडी देख लिया है, वो देखा था ना एसएलएम पावर जनरेटिंग यूनिट वाला, वो ऑलरेडी देख लिया है। फिर आता है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, अगर मान लो कोई एसेट्स है जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज आ रही थी, अब आप क्या करते हो? उसको बेच देते हो। आप या तो क्या करते हो, नॉर्मल बिजनेस में ले लेते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्लॉक का पार्ट हो जाएगी, ब्लॉक का पार्ट होगी तो जैसे ब्लॉक के जो ब्लॉक का रूल है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने नॉर्मल बिजनेस में यूज लिए बिना ही उसको सेल कर दिया, तो जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है सेल प्राइस और जो आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 क्लेम की है, विच एवर इज ओवर, वो आपके लिए क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। और इसी तरीके से 41(4) में हमने देख लिया था रिकवरी ऑफ बेड डेब्ट्स, अगर फ्यूचर में आपको बेड डेब्ट्स की रिकवरी हो जाती है तो यस, वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आपका बिजनेस कंटिन्यू हो या ना हो, राइट। 44A मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 44AB आप देख लेना, मैं डायरेक्ट आपको प्रेजेंटिव इनकम बता दूंगा, सिर्फ 44AD, ADA और AE। AD होता है फॉर द बिजनेस, ADA होता है फॉर द प्रोफेशन और AE होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक, राइट। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नोट्स में जो मैंने पॉइंट दिए हैं मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, विच इज रिलेवेंट और नॉट रिलेवेंट फॉर द IPCC। तो जो रिलेवेंट है वो टॉपिक ही देखना, अदरवाइज आप इग्नोर कर देना। चलो, प्रेजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ बिजनेस, यहाँ पर ये देखो, ये जो प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट, प्रेजम्पटिव इनकम का जो बेनिफिट आपको मिलेगा ना 44AD, ADA और AE, राइट, उसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 44AD प्रेजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ बिजनेस। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप रेजिडेंट हो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और फर्म को ही प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट मिलेगा, राइट। अब अगर आपको प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट लेना है तो आप ATI से ATRRB का बेनिफिट नहीं मिलेगा और आप उसकी डिडक्शन नहीं ले सकते हो। अगर आपने वो डिडक्शन क्लेम कर ली है तो आप प्रेजम्पटिव इनकम में नहीं आ सकते हो। प्रेजम्पटिव इनकम में क्या होगा कि अगर आपका जो भी ग्रॉस रिसिप्ट से टर्नओवर होगा उसका 8%,
अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो ही आप प्रेजेंटिव में जा सकते हो, अदरवाइज आप प्रेजेंटिव में नहीं जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो प्रेजेंटिव में नहीं जा सकते, राइट। अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 CR तक है तो यस आप प्रेजेंटिव में जा सकते हो। और जब आप प्रेजेंटिव में जाते हो तो जो भी आपका टर्नओवर है उसका 8% आपकी प्रेजेंटिव इनकम मान ली जाएगी। लेकिन अगर आपको टोटल, अगर आपका जो भी टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट्स है वो सारी की सारी आपको ड्यू डेट के पहले रियलाइज्ड हो जाती है, अदर, ठीक है ना, सारी की सारी अगर आपको रियलाइज्ड हो जाती है अकाउंट में, मतलब अकाउंट के मतलब अदर देन कैश अगर आपको सारी की सारी रियलाइज हो जाती है तो उसका 6% आपका प्रेजेंटिव इनकम माना जाएगा। लेट्स अज्यूम, मान लो मेरा 1.5 करोड़ का टर्नओवर है, तो 1.5 करोड़ का जनरली अगर मैं प्रेजेंटिव इनकम के पेस में जाऊंगा तो 1.5 करोड़ का 8% 12 लाख रुपए विल बी माई प्रेजेंटिव इनकम। बट मैं बोलता हूं कि ये 1.5 करोड़ सारा का सारा मेरे को रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पहले रियलाइज हो चुका है मेरे बैंक अकाउंट में, तो मैं उसका 6% मतलब 9 लाख रुपए मेरी प्रेजेंटिव इनकम मानी जाएगी, ठीक है। चलो, जो बेसिक चीजें हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। बेसिक आपको यही ध्यान रखना है कि प्रेजेंटिव इनकम में आप कब जा सकते हो, जब आपका टर्नओवर, जब आपका टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, आप प्रेजेंटिव में जा सकते हो और 8% आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंटिव इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन आपको पूरा का पूरा टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अगर रियलाइज हो जाती है ड्यू डेट के पहले पहले अकाउंट के अंदर, राइट, 6% का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ और फॉर्म को मिलेगा, एक्सक्लूडिंग एलएलपी को ये बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर 44 AD का जो बेनिफिट है वो 44 AE जो ट्रांसपोर्टेशन वाला बिजनेस है उसको नहीं मिलेगा, एजेंसी बिजनेस को नहीं मिलेगा और कमीशन और ब्रोकरेज बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि 30 से 38 की डिडक्शन आपको मिल गई है, ठीक है ना। और एडवांस टैक्स जो आपको पे करना होता है 15 तारीख को पे करना होता है, 15 तारीख ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर मान लो आप डिक्लेयर करते हो 44 AD में AD4 के अकॉर्डिंग, अगर आप डिक्लेयर करते हो एज पर 44 AD, ठीक है, तो अगले 5 साल में अगर आप पर 44 AD एप्लीकेबल है और अगर आपने इस 5 साल में आपने मान लो प्रीवियस ईयर में 44 AD एप्लीकेबल किया, मान लो प्रीवियस ईयर 20-21 में आपने क्या किया, 44 AD ऑप्शन ले लिया। अब प्रीवियस ईयर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26, अगले 5 सालों में अगर आप पे 44 AD एप्लीकेबल हो रहा है और आप किसी भी ईयर में अगर 44 AD एप्लीकेबल नहीं, ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो मान लो 23-24 में आप 44 AD में नहीं जा रहे हो, आप जनरल में जा रहे हो, तो उसके अगले आने वाले 5 साल में आप कभी भी 44 AD नहीं ऑप्ट कर सकते, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, फिर आता है ADA, प्रेजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ प्रोफेशन। यहाँ पर क्या है, रेजिडेंट एसएससी, रेजिडेंट को ही बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको बताया था 44 AD का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 44 ये जो प्रेजम्पटिव इनकम का बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट को ही मिलेगा, राइट। तो 44 ADA में हमने AD में हमने देखा था रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म, ADA में हम क्या बोल रहे हैं, रेजिडेंट एसएससी, राइट, जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में एंगेज है उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा अगर उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है, ठीक है ना। अगर उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो जो भी उसका टर्नओवर है उसका 50% उसकी इनकम मान लिया जाएगा। सेम अज्यूम कर लिया जाएगा कि 30 से 38 खर्चों का बेनिफिट मिल गया है, एडवांस टैक्स 15 मार्च को होगा, राइट। और इफ एसएससी डिक्लेयर लोअर इनकम, अगर मान लो एसएससी बोलता है नहीं मेरी तो इससे भी कम इनकम है, तो ऑडिट कराना होगा, ठीक है। फिर आता है प्रेजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि अगर मान लो आपके पास, आप प्रेजम्पटिव इनकम तभी ऑप्ट कर पाओगे जब आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं, अगर आप डज नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल्स तो ही आप प्रेजेंटिव में जा सकते हो। अब यहाँ पर होता है क्या है, जब आप मान लो आपके पास 10 से कम व्हीकल हैं तो उस केस में हैवी व्हीकल और अदर व्हीकल्स की कैटेगरी करनी होती है। हैवी व्हीकल्स मतलब जिसका ग्रॉस वेट 12 टन से ज़्यादा है और अदर व्हीकल्स मतलब अदर्स, राइट, जिनका 12 टन से कम है। अगर हैवी व्हीकल्स है तो उस केस में क्या हो जाएगा, 1000 रुपीज़ पर टन पर मंथ, 1000 रुपीज़ पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है ना। मान लो मैंने कोई व्हीकल खरीदा 6 जुलाई में, ठीक है ना, 6 जुलाई से 31 मार्च तक मेरे पास रहा, तो जुलाई पूरा कंसीडर किया जाएगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ की कैलकुलेशन की जाएगी उस व्हीकल की, ठीक है ना। तो जितना भी टन उसकी कैपेसिटी है, मान लो 16 टन की कैपेसिटी है तो 16 इंटू 1000, 16,000 इंटू 9 मंथ्स, ठीक है ना। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 1000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, राइट। और अदर व्हीकल्स में क्या हो जाएगा, 7,500 रुपये पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होगा,
ठीक है, यहाँ पे अज्यूम कर लिया जाएगा 30 से 38 का आपको बेनिफिट मिल गया है। यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, बट आप चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जाता है तो 44 एडी और एडीए में तो अलाउड नहीं होता है, बट यहाँ पर 44 एई में अलाउड हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा पीजीबीपी, राइट, बहुत आसान हो गया होगा। तो इस चैप्टर को डाउनलोड करो, इस चैप्टर के जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है कंप्लीट करो। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अपने आप पर विश्वास रखो और आराम से एग्जाम को सॉल्व करो। अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।